निशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 15 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में एंशिएंट हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, मेडाइवल हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर के 20 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में स्तूपों की उत्पत्ति वैदिक काल के शवाधान टीलों के रूप में हुई। बाद में बौद्ध परंपरा में ये पवित्र अवशेषों की प्रतिष्ठा से संबद्ध हो गए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्तूप जो है, पहले स्तूप जो है वैदिक काल में एक शवाधान टीलों के रूप में होती थी। ऐसा नहीं था कि स्तूपों को बनाने स्तूपों को सबसे पहले बौद्ध भिक्षुओं ने बनाना शुरू किया, तो ये नहीं, गलत है ये। सबसे पहले स्तूप जो है, आपको देखेंगे कि वैदिक काल में भी स्तूप बनाए जाते थे, एक शवाधान टीले के रूप में बनाए जाते थे, लेकिन बाद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इसको अपनाया गया। इसको बहुत ज्यादा फिर इसका इन लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया, स्तूपों को बनाना शुरू किया। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अशोक के काल में स्तूप निर्माण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। स्तूपों की संरचना में गुंबद, हर्मिका, छत्र, तोरण और प्रदक्षिणा पथ जैसे विशिष्ट स्थापत्य अवयवों का विकास हुआ। आप लोग देखेंगे अशोक के काल में स्तूप बहुत ज्यादा बनवाए गए थे। अशोक ने स्तूप बहुत ज्यादा बनवाए थे। लगभग ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए थे। और स्तूपों की संरचना में आप लोग को पता होगा कि स्तूप जो है कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे कि इसे गुंबद कहा जाता है, ठीक है। ये पूरा ऐसे ईंट के ढेर से या फिर अलग अलग चीजों से बना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गुंबद है। गुंबद के चारों ओर रेलिंग बनी होती है जिसे हर्मिका कहा जाता है, कुछ इस तरह से। फिर चारों दिशाओं में ऐसे प्रवेश द्वार होता है, चारों दिशाओं में ऐसे प्रवेश द्वार रहता है, इसी को तोरण द्वार कहा जाता है। और ये जो गुंबद है, गुंबद और रेलिंग के बीच में घूमने के लिए एक जगह होती है, ये एरिया, इसी को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं इसके चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पहला स्टेटमेंट सही था कि स्तूपों का प्रयोग वैदिक काल में शवाधान टीलों के रूप में होता था, बाद में बौद्ध भिक्षुओं ने इसको अपनाया और व्यापक तरीके से इसका प्रयोग किया। स्तूप बनवाया। अशोक के काल में लगभग 84,000 स्तूप बनाए। तो कह सकते हैं कि हाँ, चरम सीमा पर पहुंच गया था स्तूपों का निर्माण अशोक के काल में। और इसी में गुंबद, हर्मिका, छत्र, तोड़ा, ये सभी प्रदक्षिणा पत्र, ये सभी जो है स्तूपों के अवयव हैं, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो स्तूप, पहले तो हाँ, स्तूप जब आप लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़िएगा तो स्तूप को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्तूप क्या होता है, चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, यहाँ से हर साल यूपीएससी में अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, अदर स्टेट पीसीएस में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैत्य, विहार और स्तूप से। स्तूप की सारे संरचनाओं से। छत्र जो होता है, ये छत्र मैंने बताया नहीं, छत्र जो है ये गुंबद के ऊपर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे एंटीना नहीं रहता है, समथिंग इसी तरह से ये छत्र बना रहता है, जिसे छत्रालियाँ भी कहते हैं। इसमें छत्र है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ें आप लोग, बौद्ध धर्म पढ़े तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला है क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विहारों का मुख्य उपयोग प्रार्थना स्थल के रूप में होता था। इन्हें सामान्यतः चतुष्कोणीय कक्षों के रूप में समतल छतों के साथ सामूहिक उपासना हेतु बनाया जाता था। दूसरा कह रहा है कि चैत्य गृह मुख्य रूप से बौद्ध और जैन भिक्षुओं के आवासीय स्थल थे तथा वे मठीय जीवन से संबद्ध थे। देखो, चैत्य और विहार से जब भी क्वेश्चन पूछता है तो अक्सर ये मिक्स कर देगा, विहार का चैत्य में लिख देगा, चैत्य का विहार में लिख देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो विहार क्या होता है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु या फिर जैनों द्वारा भी विहार बनाए जाते थे। तो जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो है आकर के रहते थे, निवास करते थे, इसको विहार कहा जाता था। चैत्य क्या होता है, चैत्य जहाँ पे ये बौद्ध भिक्षु आकर के पूजा पाठ करते थे। जैसे चट्टानों को इन्होंने सामने से ऐसे काटते हैं और लास्ट में जो है यहाँ पे कुछ गुंबद जैसा आकृति बना देते हैं, और ये कुछ प्रदक्षिणा, ये बीच का हॉल रहता है, यहीं पे इन लोग इसकी प्रार्थना करते हैं, तो इसी को चैत्य कहा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है अजंता गुफा चित्रकलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि चित्रों के विषय मुख्यतः बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित है। तो आप लोग देखेंगे अजंता और एलोरा गुफा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो अजंता गुफा है, अक्सर ये स्टेटमेंट दे देता है कि अजंता गुफा हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों से संबंधित है, एलोरा गुफा मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अजंता में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारियाँ, कुछ मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। एलोरा में क्या है, एलोरा गुफा में ये हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। तो इसको याद कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उनको ध्यान नहीं आता है कि अरे अजंता में तीनों धर्मों से संबंधित है या फिर एलोरा तीनों धर्मों से संबंधित है। तो एलोरा से आप ध्यान रखना ऑल, एलोरा से आप ऑल ध्यान रखिए, क्योंकि एलोरा में ऑल शब्द आ जा रहा है, तो ऐसे आप याद रहेगा आपको। तो ऑल से क्या होगा, हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्म आ जाएंगे। ओके, तो अब कभी आप नहीं भूलेंगे। तो अजंता में क्या है कि चित्रों के विषय मुख्यतः बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि चित्रों को फ्रेस्को तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था, जिसमें चिकनी मिट्टी, चूना प्लास्टर की परतें और नम सतह पर रंगों का अनुप्रयोग शामिल है। तो दूसरा भी सही है स्टेटमेंट। देखो अजंता गुफा में जितनी भी चित्रकारियाँ बनाई गई हैं, आप लगभग चित्रकारियाँ देखेंगे, जो चित्रकारियाँ बनाई गई हैं फ्रेस्को तकनीक का उपयोग करके बनाई गई हैं। फ्रेस्को तकनीक में क्या होता है, इसको इस तरीके से समझना सिंपल तरीके से कि गोबर ले लो, गोबर में कुछ मिट्टी और कुछ भूसी वगैरह मिलाकर मिक्स करके उसका एक मिक्सचर तैयार कर लो। फिर उसको किसी दीवार पे, खास करके ऐसी दीवार जो थोड़ा ऐसा हो, जो ईंट वाली दीवार हो, प्लास्टर ना हो, तो उस पर आप जब उसको इसकी लेप लगाएंगे, एक लेयर तैयार कर देंगे, तो ये क्या होगी कि सूखने के बाद बहुत मजबूत लेयर बन जाती है। और इसकी खासियत ये होती है कि इस पर जब आप रंग प्रयोग करेंगे ना, तो ये रंग स्थायी रूप से उसमें फिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं कि बाद में वो मिट जाएगा समय के साथ, नहीं, स्थायी रूप से उसमें फिक्स हो जाता है। तो यही आपका फ्रेस्को तकनीक कहलाता है। अक्सर ये यूपीएससी में स्टेटमेंट दे देता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेस्को तकनीक क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेस्को तकनीक का उपयोग करके अजंता की गुफा में चित्रकारियाँ बनाई गई हैं। तीसरा कह रहा है कि चित्रों के किनारे लाल रंग के थे। जो भी चित्र अजंता गुफा में बनाई गई है, इस अजंता गुफा में चित्रों की जो किनारे या बॉर्डर लाइन है, उसमें लाल रंग का प्रयोग किया गया है। आप आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ेंगे नितिन सिंघानिया की, तो उसमें चित्रकारी यानी अजंता गुफा की चित्रकारियों से संबंधित जो भी पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि इसमें लाल रंग की आउटलाइन की जाती है। और अजंता चित्रों में नीले रंग का प्रयोग है। हमेशा ध्यान रखना, अजंता की गुफा में जो चित्रकारियाँ की गई हैं, इसमें नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है, या कहें तो नीला रंग जो है अनुपस्थित है, इसका प्रयोग नहीं किया गया है। आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया की बुक में भी ये चीज़ दी हुई है। तो कंटेंट आपके सामने रहता है, बस आपको रिवीजन करना होता है। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो जब आप आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ोगे नितिन सिंघानिया की, तो आपको मेरी बातें याद आएंगी। तो अब आप कभी नहीं भूलोगे कि हाँ, जनता की गुफा में नीले रंग का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि नीले रंग का प्रयोग तो नहीं हुआ है। अब इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन देता है, तो अक्सर ये नीले रंग वाला आपको दे देता है कंफ्यूज करने के लिए कि हाँ, नीले रंग का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग सोचेंगे मे भी हो सकता है हुआ हो, ऐसा करके आप स्टेटमेंट गलत करके चले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है अजंता की गुफा में, तो करेक्ट आपका ये तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि चित्रों में प्रयुक्त रंग मुख्य रूप से स्थानीय वनस्पति और खनिजों से प्राप्त हुआ है। तो चौथा स्टेटमेंट सही है। बहुत बेसिक सी बात है कि भाई उस समय ऐसा तो था नहीं कि बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ हो रंग बनाने वाली, तो लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके ही रंगों को बनाते थे। तो कितने कथन सही हुए, पूछा है कितने कथन सही है, तो 3 कथन सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी केवल 3। अगला है एलोरा गुफा परिसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि एलोरा गुफाओं में एक ही स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित स्मारक शामिल है। एलोरा गुफा, जैसे कि हमने बोला, ऑल से हमेशा आप याद रखिएगा कि सभी धर्म आ जाएंगे, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि एलोरा की गुफाएं विभिन्न क्षेत्रीय संघों द्वारा कई सदियों में निर्मित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तुशिल्प शैलियों और विषयों में विविधता उत्पन्न हुई है। आप देखेंगे एलोरा की गुफा ऐसा नहीं था कि एक ही समय में बन गया,
या फिर एक ही समय में ये निर्मित हुआ और एक ही समय में इसमें जो भी चित्रकारियाँ कलाकृतियाँ की गई हैं वो एक ही समय में की गई नहीं। समय के साथ साथ इसमें बहुत इसमें और गुफाएं बनाई गई हैं जैसे जैसे समय बढ़ता गया, और अलग अलग काल में अलग अलग लोगों द्वारा इसमें तरह तरह की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा विविधता भी देखने को मिलेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों। तो अभी तक जितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आर्ट एंड कल्चर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो हमेशा याद रखना और रिवीजन कर लेना। इस क्लास के बाद आप लोग रिद्धि सिंघानिया की बुक जरूर पढ़ लेना। पूरी बुक नहीं पढ़ पाओ तो कम से कम स्तूप पढ़ लेना, विहार चैत्य पढ़ लेना, अजंता की गुफा पढ़ लेना, एलोरा की गुफा पढ़ लेना। ओके। और दोस्तों जब आप लोग गुफा पढ़ रहे हो ना, एलोरा और अजंता की गुफा, तो किस जैसे कि किसी में 32 गुफाएं हैं तो किसी में 29 गुफाएं हैं, तो किस गुफा में कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित है ये ध्यान रखना एलोरा में। ओके, चलो आगे देखो। तो निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली के मंदिर वास्तुकला की मुख्य विशेषता है? आप लोगों ने नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली पढ़ा होगा। ये मंदिर की तीन मुख्यतः वर्गीकरण है। तो नागर शैली के संदर्भ में पूछा हुआ है कि पहला कि स्टेटमेंट कह रहा है कि मंदिर प्रायः ऊंचे चबूतरों पर निर्मित किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नागर शैली अपने उत्तर भारत में आप देखेंगे कि नागर शैली की तरह मंदिरें बनाई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे प्राय बस अपने हिसाब से मंदिर आप गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोग मंदिर जाते होंगे तो ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जाते होंगे, है ना। ये ऐसी सीढ़ियाँ बनी होती है, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई पर बने होते हैं ना। मंदिर जो होते हैं थोड़े ऊंचाई पर बने होते हैं, यानी चबूतरा जो है मंदिर का वो ऊंचा रहता है। ऊंचे चबूतरे पर ही यहाँ पे आगे चल करके फिर इस तरह से मंदिर बना होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मंदिर प्राय जो है नागर शैली के मंदिर जो है प्राय ऊंचे चबूतरों पर निर्मित होते हैं। तो बिल्कुल आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि नदी देवियां गंगा और यमुना की प्रतिमाएं गर्भगृह के बाहर स्थापित की गई हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है कि इसमें जो गंगा और यमुना की प्रतिमाएं होती हैं वो गर्भगृह के बाहर। गर्भगृह में क्या होता है? जो मंदिर का मुख्य भाग होता है जिसमें एक महत्वपूर्ण भगवान की मूर्ति स्थापित होती है उसको गर्भगृह कहा जाता है। और बाकी जो छोटे मोटे मतलब जो गौड़ भगवान होते हैं उनको किनारे किनारे रख दिया जाता है या फिर मंदिरों के बाहर स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। ओके। तीसरा कह रहा है कि मंदिर परिसर में विशाल जलकुंड या जलाशय होते हैं। आपने कभी नागर शैली या उत्तर भारत में मंदिर में देखा होगा कि क्या मंदिर के बाहर तालाब या जलकुंड बने होते हैं? बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में देखा होगा आपने। ये जो विशेषता है, मुख्य विशेषता ये जो है मंदिर की, ये आपको द्रविड़ शैली में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। ओके। तो ये जो मुख्य विशेषता है ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। जब आप द्रविड़ शैली में पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में जब मंदिर बनाए जाते हैं तो मंदिर ऊंचे चबूतरे पर नहीं बनाए जाते हैं। ये जो मंदिर है डायरेक्ट धरातल से ही शुरू हो जाते हैं, धरातल पर ही बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये मंदिर बनते हैं ना तो मंदिर के चारों ओर चार दीवारी बना दी जाती है, रेलिंग बना दी जाती है। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, शहरों में आप लोग घर देखेंगे तो रेलिंग के अंदर घर बना होता है या घर के बाहर रेलिंग बना देते हैं। और इस रेलिंग में ही आप लोग देखेंगे तालाब रहते हैं, कुछ दुकान, हाट बाजार, छोटे मोटे दुकान खुले रहते हैं। तो ये दक्षिण भारत की विशेषता है, उत्तर भारत की मुख्य विशेषता नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। विशाल जलकुंड और जलाशय आपको द्रव्य शैली में देखने को मिलेगा। चौथा कह रहा है कि शिखरों में लैटिना, फमसाना और वल्लभी जैसे रूप पाए जाते थे। तो यहाँ पे चौथा ये मुख्य विशेषता है नागर शैली की। इसमें आप लोग जो शिखर होता है ना, शिखरों में तीन अलग अलग टाइप है, जैसे लैटिना, फमसाना और वल्लभी। ये हम आपको आर्ट एंड कल्चर की क्लास में स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना ध्यान रखना कि शिखरों में जो है आपको लैटिना, फमसाना और वल्लभी जैसे रूप देखने को मिलेगा नागर शैली में। तो चौथा सही है। पांचवा कह रहा है कि मंदिर परिसर में आमतौर पर विस्तृत चार दीवारी और भव्य प्रवेश द्वार होता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि चार दीवारी जो है ये आपको द्रविड़ शैली में देखने को मिलेगा। और प्रवेश द्वार भी जो है आपको, जिसे गोपुरम कहा जाता है, इसे गोपुरम हमेशा यूपीएससी में पूछ दिया है कि यह गोपुरम क्या होता है। तो गोपुरम जो होता है दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में बनी हुई मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, इसी को गोपुरम कहा जाता है। पीसीएस में भी पूछा हुआ है, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। नागर शैली में ये गोपुरम नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवा भी गलत हो जाएगा।
अब अगर आपको मैं सिर्फ एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर निकालना बताऊं, तो अगर आपको पता होता है कि तीसरा गलत है तो आप एलिमिनेट कर देते, इजीली आपका आंसर निकल करके आ जाता। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट बी में भी है, सी में भी है और डी में भी, डायरेक्ट आपका आंसर ऑप्शन ही आ जाता। लेकिन आपको समझना जरूरी है, अभी आप टेस्ट पेपर लगा रहे हो तो आप सारी चीज़ों को समझो। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, ठीक है, एनालिसिस नहीं करोगे सारे क्वेश्चंस को, सारे स्टेटमेंट को, तो आप नहीं समझ पाओगे। ना ही आप जब बुक पढ़ोगे, रेफरेंस बुक पढ़ोगे, तो ना ही आप उस रेफरेंस बुक को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो जितना अच्छे से आप मॉक टेस्ट लगाओगे, उतनी अच्छे से आपका बुक भी रिवाइज होगा। वरना आप बिना मॉक टेस्ट के सिर्फ बुक पढ़ रहे हो तो समझ लो बस आप रीड कर रहे हो, बुक को समझ नहीं रहे हो। ओके, समझ के पढ़ना है तो मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कथन एक दिया है कि द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के दृष्टिकोण से नागर मंदिरों से अलग होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है भाई, द्रविड़ मंदिर और नागर मंदिर की वास्तुकला में बहुत अंतर है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि द्रविड़ शैली में मुख्यतः गर्भगृह के ऊपर स्थित अधिरचना वक्राकार शिखर की बजाय सीढ़ीनुमा पिरामिडाकार विमान होती है। आप लोग देखेंगे उत्तर भारत में हम लोग की इधर जो मंदिर बनती है, तो जैसे ये मान लो मंदिर है, वैसे तो मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाती हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। तो ये मंदिर है, आप लोग देखेंगे उत्तर भारत में कुछ इस तरह से इसका ऊपर का जो शिखर होता है ऐसे कुछ ढोलक के आकार की होती है। ठीक है, कुछ रेखीय शिखर होती है। इसको जो है ना, ये एक रेखा बनी हुई है, ये इसी को रेखीय शिखर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेखीय शिखर कहते हैं। तो ये क्या है, ये नागर शैली की विशेषता है। ये ऊपर जो बनी हुई है ना, ये रेखीय शिखर कहलाता है। और इसके ऊपर जो है कुछ इस तरीके की स्तूपिका रखी रहती है, फिर कलश रखा रहता है। ये उत्तर भारत की विशेषता है। आमलक रहता है और इसके ऊपर ये कलश रखी हुई थी। ये नागर शैली की विशेषता है। अब द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है, एक तो ये चबूतरा है, ये चबूतरा ध्यान रखिए, और ये सीढ़ी है जिसपे आप चढ़ के जाते हो। फिर मंदिर के प्रवेश द्वार है, यहाँ पे मुख्य भगवान की मूर्ति रखी रहती है, सामने नंदी रखी रहती है, और फिर चारों ओर घूमने के लिए जगह होती है, और ये रेखी शिखर है। अब द्रविड़ शैली की मंदिर की विशेषता क्या है, जैसे कि ये मान लीजिए कि मंदिर है, मुख्य प्रवेश द्वार है, ये मंदिर का ये गर्भगृह है जस्ट। ठीक है, अब ये जो रेखीय शिखर है, ये जो शिखर है ना, कुछ इस तरह से सीढ़ी नुमा, घटते क्रम में सीढ़ी बनी हुई है, और इसके ऊपर जो है स्तूपिका रखी रहती है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछ देता है कि स्तूपिका जो है नागर शैली मंदिर से संबंधित है या द्रविड़ शैली मंदिर से संबंधित है। तो स्तूपिका जो है द्रविड़ शैली मंदिर से संबंधित है। तो ये जो है ये पिरामिड के आकार का रहता है दक्षिण भारत में, द्रविड़ शैली में। ठीक है, पिरामिड के आकार का। तब यही आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा है। जब तक आप मंदिर स्थापत्य नहीं पढ़ेंगे, नागर बेसर द्रविड़ शैली नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको एग्जैक्टली अच्छे से नितिन सिंघानिया की बुक में दी हुई है, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, और अभी मैं क्लास लूँगी आर्ट एंड कल्चर की, लेकिन आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेने से पहले मैं आप एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास लूँगी। ओके, तो द्रविड़ शैली में मुख्यतः गर्भगृह के ऊपर स्थित अधिरचना जो है वक्राकार शिखर की बजाय, वक्राकार शिखर नहीं है, कुछ इस तरह का शिखर नहीं है, बल्कि सीढ़ी नुमा पिरामिड आकार की है, इस तरह से ऊपर शिखर बनी हुई थी। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि नागर शैली में मुख्य गर्भगृह के ऊपर स्थित अधिरचना वक्राकार शिखर होती है, जिसके शीर्ष पर आमलक और कलश स्थापित होता है। अच्छा, अभी 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 मैंने आपको बताया कि नागर शैली में क्या होता है कि मंदिर के सबसे ऊपर पोर्शन पे एक आमलक रहता है, इसी आमलक पे एक इस तरह की कलश रखी होती है। और द्रविड़ शैली में क्या होता है, उल्टा, द्रविड़ शैली में ये पिरामिड बना, ये शिखर जो है कुछ इस तरह से पिरामिड बना रहता है, और इसके ऊपर जो है स्तूपिका रखी रहती है, कुछ स्तूपिका इसकी अलग स्ट्रक्चर रहती है, इसी को स्तूपिका कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा और तीसरा कथन दोनों सही है, और दोनों ही कथन जो है कथन एक की व्याख्या करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये आंसर ही नहीं कर पाते। देखो ये दोनों कथन सही है, और दोनों कथन जो बता रहा है कि द्रविड़ शैली वास्तुकला के दृष्टिकोण से नागर मंदिरों से अलग है, द्रविड़ शैली नागर मंदिर से किस तरह से अलग है, ये दोनों कथन बता रहा है ना कि हाँ इसका शिखर ऐसा है, इसका शिखर ऐसा है, तो नागर शैली में ऊपर आमलक और कलश रहता है, ये बता रहा है। तो हाँ, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही कथन जो है कथन एक की सही व्याख्या कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कह रहा है कि हड़प्पा कला उच्च स्तर की तकनीकी दक्षता और शिल्प कौशल को प्रतिबिंबित करता है।
तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। आप देखेंगे कि कांस्य की मूर्ति बनी है, बहुत अच्छी अच्छी अन्नागार, बड़े बड़े अन्नागार बने हैं, स्नानागार बने हैं, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और फिर सीवर नालियाँ ये सब बनी हुई हैं। हाँ, तो ये सभी क्या है, हम ये कह सकते हैं ना कि हड़प्पा कला उच्च स्तर की तकनीकी दक्षता और शिल्प कौशल को प्रतिबिंबित करती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा कालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम यानी लॉस्ट वैक्स तकनीक से निर्मित की गई थी, जिससे त्रिआयामी आकृतियों का सटीक निर्माण संभव हुआ। तो कांस्य की मूर्ति अक्सर मेंस में भी ये पूछ देता है क्वेश्चन। तो ये जो कांस्य की जो नर्तिका की मूर्ति है, ठीक है, नर्तिका की जो मूर्ति है ये किस विधि से बनाई गई है? ये लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई है। ये लॉस्ट वैक्स तकनीक क्या है, इसको थोड़ा सा जान लो, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको बोरियत नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे होते हैं आर्ट एंड कल्चर से बोर हो जाते हैं, लेकिन आपको बोर नहीं होना है। आपकी बोरियत के हिसाब से तो फिर आप रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखो ये लॉस्ट वैक्स तकनीक क्या है, इसमें क्या होता है कि मोम मोम लीजिए, मोम का इन लोग क्या करते थे, पहले मोम की मूर्ति बनाते थे, ठीक है, मोम की एक मूर्ति बना देते थे। अब इस मोम की मूर्ति के ऊपर जो है मिट्टी की एक पकी मिट्टी की लेप बना देते थे, ठीक है, पकी हुई मिट्टी, ठीक है, मिट्टी की एक लेयर ऊपर से तैयार कर देते थे। जैसे इन्होंने मूर्ति बनाया, अब मूर्ति के चारों ओर एकदम मिट्टी थोप दी है अच्छे से, ठीक है, चारों ओर मिट्टी थोप करके एक नीचे से या कहीं किनारे पे छोटी सी छेद रख देते थे। अब ये जो मिट्टी एकदम पूरी लेयर इसकी सूख जाती थी, तो ये क्या करते थे कि इस छेद के माध्यम से जो मोम अंदर रहती थी, अंदर की मोम को ये पिघला देते थे, ठीक है। तो जब अंदर की मोम पिघला दिए तो पिघला हुआ मोम क्या होगा, बाहर निकल आएगा। बाहर निकल आया तो अंदर क्या हुआ, अंदर खोखला हो गया, अंदर एक स्ट्रक्चर बना। एक तो जो स्ट्रक्चर इन्होंने मोम की मूर्ति बनाई थी इन्होंने, तो नाक वाक सब मिट्टी के अंदर, मिट्टी का ऊपर से लेप बनाया, तो मिट्टी में ये नाक का स्ट्रक्चर, आँख का स्ट्रक्चर, गर्दन वर्दन सब उसमें फिक्स हो गया। तो पिघला हुआ मोम जो है इन्होंने बाहर निकाल दिया। अब दिमाग क्या लगाया कि इस पिघले हुए मोम को निकाल करके उस छोटी सी छेद से कांच से पिघला हुआ कांच डाल दिए। और जब पिघला हुआ कांच डाले तो इस मिट्टी के परत में, मिट्टी के अंदर, क्योंकि मिट्टी जो ऊपर था, पिघला हुआ मोम बाहर आ गया तो अंदर खोखला जगह बचा, तो उस खोखले में क्या कर दिए, ये कांच डाल दिए। अब जब कांच सूख गया तो मिट्टी की जो ऊपर परत थी, मिट्टी की परत को इन्होंने तोड़ दिया। अब परत को तोड़ दिए तो ये कांच का जो है एक मूर्ति बन गई। जो स्ट्रक्चर जिन्होंने जैसा बनाया था वैसा ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसी को लॉस्ट वेक्स तकनीक कहा गया। समझ रहे हैं उनके पास कितना दिमाग था, उन्होंने कितना सोचा होगा। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की मूर्ति बनाना, तो कितना उन्होंने दिमाग लगाया होगा। अगर हम लोग को बनाना होगा नॉर्मली तो हम लोग ऐसे बना भी नहीं पाएंगे। तो इसी को लॉस्ट वैक्स तकनीक कहा गया। कितनी मेहनत की है इन्होंने, पहले मोम का बनाया, फिर मोम के ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाई, फिर मोम को पिघला के बाहर निकाले, फिर उसके अंदर जो है इन्होंने एक मेटल अंदर पिघला के डाल दिए। जब मेटल सूख गया तो मिट्टी के ऊपर लेयर को तोड़ दिए, तो एक मूर्ति जो है बन करके आ गई, 3D स्ट्रक्चर तैयार। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि हड़प्पा कालीन जो मुहरें हैं मुख्यतः पकी हुई मिट्टी से बनी थी और उसमें किसी प्रकार के अभिलेख नहीं होते थे। यहाँ पे देखो ये गलत हो गया, जो मुहरें होती थी वो पकी मिट्टी से बनी होती थी, ऐसा नहीं है। मुख्यतः जो है ये जो मुहरें हैं, जो मुहर बनाई जाती थी हड़प्पा काल की, वो सेल खड़ी से बनाई जाती थी। हालांकि मिट्टी से भी बनाई जाती थी, लेकिन मुख्यतः पकी हुई मिट्टी से बनाई जाती थी, ऐसा नहीं है। सेल खड़ी से मुख्यतः ज्यादातर मैक्सिमम जो मुहरें पाई गई हैं वो सेल खड़ी यानी स्टेटाइट की बनी हुई है। और इसमें कह रहा है कि किसी भी प्रकार के अभिलेख नहीं होते थे, तो ये गलत है। अभिलेख होते थे, कुछ कुछ में जो है चित्रलिपि थी। आप लोगों को पता होगा कि जो हड़प्पा काल की जो लिपि है वो एक चित्रलिपि है। तो चित्रलिपि होती थी हड़प्पा की मुहरों पे। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर की जब क्लास ली थी, मैराथन क्लास, तो उसमें अपने नोट्स में मैंने लिखा हुआ है कि जो मुहरें हैं ना वो मुख्यतः स्टेटाइट की या सिलखड़ी की बनी हुई होती थी। तो यहाँ पे तीसरा गलत है, पहला दूसरा करेक्ट है। तो कथन दो और कथन तीन में से केवल एक ही सही है, जो कि कथन दूसरा सही था, तीसरा गलत है।
और ये जो कथन 2 है ना, वो कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। देखो ना, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या कर रहा है कि नहीं? उसकी उच्च तकनीक विधि, कान से जो ये लॉस्ट वैक्स तकनीक है, ये उच्च स्तर की तकनीकी दक्षता को साबित करता है या नहीं करता है? करता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, कथन 1 और कथन 2 दिया है। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो आंध्र प्रदेश में नृत्य नाट्य परंपरा के रूप में विकसित हुई है। तो आर्ट एंड कल्चर में देखो शास्त्रीय नृत्य दिया हुआ है। ये 8-9 शास्त्रीय नृत्य को अच्छे से पढ़ लेना, या क्लासिकल डांस भी कह सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य है और लोक नृत्य है। कुछ मार्शल आर्ट्स भी होते हैं, कुछ मार्शल नृत्य भी होते हैं, वो भी पढ़ लेना। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, बहुत इजी भी है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। गूगल पे सर्च कर करके, यूट्यूब पर इसके नृत्य की वीडियो भी देख लीजिएगा कि इनकी पोशाक किस तरह से होती है, ये किस तरह का पूरा ये इनका गहना वहना होता है, क्या क्या चीज़ें ये पहनते हैं नृत्य के दौरान, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि जालीदार ओढ़नी रहती है या फिर इनका घाघरा किस तरह का रहता है, बहुत पूछता है। तो जब आप आंखों से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें ज़्यादा याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? या आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि कुचिपुड़ी मुख्य रूप से एकल महिला नृत्य के रूप में विकसित हुआ। देखो, कुचिपुड़ी जब पहले शुरू हुई थी ना, तो ये पुरुषों द्वारा की जाती थी। ठीक है, तो ये एकल पुरुष नृत्य था। यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। और विकसित हुआ ऐतिहासिक रूप से केवल महिलाएं द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। केवल महिलाओं द्वारा नहीं प्रस्तुत किया जाता था, इसको पुरुषों द्वारा, स्टार्टिंग में इसको पुरुषों द्वारा शुरू किया गया था, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था। धीरे धीरे इसमें महिलाएं भी शामिल हुई। आज देखेंगे आप, महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस नृत्य को करते हैं। तो यहाँ दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट भी दिया है। तो कुचिपुड़ी मुख्यतः शैव विषयों पर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग हुआ है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ हो रहा है? अपना दिमाग लगाओ आप, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ हो रहा है? आंध्र प्रदेश में हो रहा है ना, ये दक्षिण भारत में हो रहा है ना। और इसमें कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग होता है। भाई देखो, आप संगीत दो तरह की होती हैं। जब आप आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ेंगे तो संगीत दो तरह की होती है, एक हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा कर्नाटक संगीत। ठीक है, दूसरा होता है कर्नाटक संगीत। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत दोनों में अंतर पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है ना, ये इसमें जो है कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया गया है, ना कि हिंदुस्तानी संगीत का। हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग उत्तर भारत में होता है, कर्नाटक संगीत का प्रयोग दक्षिण भारत में होता है। दोनों में कुछ अपनी अलग विशिष्ट विशेषताएं हैं, वो हम लोग डिटेल में आर्ट एंड कल्चर की क्लास में कवर करेंगे। ये शैव विषयों पर आधारित नहीं होता है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट, दोनों पॉइंट गलत है। एक तो हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित नहीं है, ये कर्नाटक संगीत पर आधारित है। और दूसरा कह रहा है कि शैव विषयों पर आधारित है। नहीं, ये भगवत पुराण पर आधारित है। ये भगवत पुराण पर आधारित है। जब भी आप शास्त्रीय नृत्य पढ़ें तो ये किस विषय से संबंधित है, किस विषयों पर ये अपना नृत्य प्रदर्शित करते हैं, और हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है या कर्नाटक संगीत से संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो ना तो दो सही है, ना तो एक सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो बच्चे, इतने डिटेल में जल्दी कोई नहीं समझाता है, डायरेक्ट आंसर बता करके निकल जाता है। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हैं कि सारे टीचर्स बचते हैं, जो यूट्यूब पे सॉल्व कराते हैं वो सारे टीचर बचते हैं कि एक एक पॉइंट को कौन डिटेल में समझाए। वो डेली रेगुलर क्लास लेंगे, लेकिन क्या होता है कि उनके कंटेंट में उतनी मेहनत नहीं होती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से पढ़ाऊँ, और ऐसा पढ़ाऊँ कि जब आप रिवीजन करो तो मेरी बातें आपको ध्यान आए। और हमेशा ध्यान रखना बच्चे कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिवीजन होगा। तो मॉक टेस्ट के माध्यम से ही आपका अच्छा रिवीजन हो सकता है। और अगर आपको चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए कई सारे इंस्टीट्यूट के, जैसे विजन आईएएस के, दृष्टि आईएएस के, फोरम आईएएस के, संस्कृति आईएएस के, तो पीडीएफ का लिंक जो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आपको पीडीएफ मिल जाएगा और सोल्यूशन के साथ मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पीडीएफ को डाउनलोड करें। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कथन एक कह रहा है कि बौद्ध धर्म में मानव दुख और उसके निवारण की एक सुव्यवस्थित दार्शनिक ढांचे के माध्यम से की गई है। ठीक है, निवारण की व्याख्या जो है एक सुव्यवस्थित दार्शनिक ढांचे के माध्यम से की गई है। जैसे कि आपको पता होगा
4 आर्य सत्य बताए गए हैं बौद्ध धर्म में कि दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है और दुख निवारण के अष्टांगिक मार्ग हैं। ये आपको रटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मेंस में बहुत काम आता है। ठीक है, तो बुद्ध जी ने बताया था कि भाई दुख का कारण है, दुख का सबसे बड़ा कारण उन्होंने इच्छा को बताया था। तो यहाँ पे आपका क्या है कि बौद्ध धर्म में यह बताता है कि मानव दुख और उसके निवारण की व्याख्या एक सुव्यवस्थित दार्शनिक ढांचे के माध्यम से की गई है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है, उन्होंने दुख बताया कि दुख क्यों है, दुख को अगर खत्म करना है तो उन्होंने एक मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि बौद्ध धर्म में दुख को जीवन का एक अंतर्निहित पक्ष माना गया है और उसके उद्भव का कारण इच्छा को बताया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, उन्होंने बताया कि भाई दुख, अगर इंसान दुखी है तो उस दुखी का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, अपने अंदर इच्छा पालता है और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता है तो वो दुखी हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि बौद्ध धर्म के तहत नैतिक आचरण, ध्यान, प्रज्ञता के माध्यम से दुख की समाप्ति हेतु एक विशिष्ट मार्ग निर्धारित किया गया है। तो बिल्कुल तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ये 8 अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं, 8 मार्ग कौन से हैं आपको ध्यान रखना है। सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांति, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, सम्यक व्यायाम। आपको ये सभी चीजें, ये 8 मार्ग जो है याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देता है कि बताइए कि अष्टांगिक मार्ग में उपरोक्त में से कौन से अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आएंगे या अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो आपको ध्यान रहना चाहिए। और ये मेंस में आप जितना ज़्यादा अच्छे कंटेंट लिखोगे आपका उतना ही अच्छा मार्क्स आएगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कथन 2 और कथन 3 दोनों ही सही व्याख्या कर रहा है कथन 1 की। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये सारी चीजें नितिन सिंघानिया की बुक में दी हुई हैं। ओके, तो पढ़ लेना। अगला देखिए, कथन 1 कह रहा है कि जैन धर्म के तहत अपनी दार्शनिक प्रणाली में आत्मा को केंद्रीय स्थान दिया गया है। और दूसरा कह रहा है कि जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण के माध्यम से आत्मा की शुद्धि द्वारा कैवल्य प्राप्ति का उल्लेख है। बताइए कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। तो देखो, जैन धर्म के तहत अपनी दार्शनिक प्रणाली में आत्मा को उन्होंने केंद्रीय स्थान दिया है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। और जैन दर्शन में आप लोग देखेंगे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के माध्यम से आत्मा की शुद्धि यानी कैवल्य, कैवल्य का मतलब क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो इस मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण से। जैसे कि बौद्ध धर्म में 8 मार्ग बताए गए, वैसे इन्होंने बोला है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के माध्यम से आप अपने आत्मा की शुद्धि द्वारा कैवल्य प्राप्ति कर सकते हो, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब एक और स्टेटमेंट दिया है, तीसरा कि जैन धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, अब देखो, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है, तो ये बात तो सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जैन धर्म के तहत अपनी दार्शनिक प्रणाली में आत्मा को केंद्रीय स्थान दिया गया है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट भी सही है। तो व्याख्या केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है, केवल दूसरा स्टेटमेंट ही केवल पहले कथन की व्याख्या कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट जो है, तीसरा स्टेटमेंट जो है जो कि वेदों की प्रामाणिकता से संबंधित है, वो कथन एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, लेकिन उनमें से केवल एक ही जो है कथन एक की व्याख्या कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, जिन लोग PYQs लगाते होंगे, जो लोग रिवीजन करते होंगे, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि वीडियो उनके लिए कितनी हेल्पफुल है। ठीक है, जो लोग बस ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, बस पन्ना गिन गिन के पढ़ने वाले लोग वीडियो की अहमियत नहीं समझ सकते कि कितनी बेहतर क्वेश्चन पूछे गए और कितने अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो हर एक, देखो, UPSC आने वाले समय में धीरे धीरे क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगी, इसका ट्रेंड समथिंग ऐसा ही है। तो आपको उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग खुद को ट्रेंड करना है। ओके, चलो आगे देखो, कथन 1 दिया है कि वैशेषिक दर्शन में ब्रह्मांड भौतिक की यथार्थवादी और वस्तुनिष्ठ व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। वैशेषिक दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था, कणाद ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, ये वैशेषिक दर्शन में ये क्या है, ये बहुत 15-20 मिनट का अपने आप में ही टॉपिक है। अगर मैं इसको यहाँ बहुत समझाने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन के तहत भौतिक तत्वों के माध्यम से ब्रह्मांड की व्याख्या की गई है और पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि वैशेषिक दर्शन में आप लोग देखेंगे कि पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया है
और ब्रह्मांड की व्याख्या भी की गई है इस वैशेषिक दर्शन के तहत, ठीक है, भौतिक तत्वों के माध्यम से। तीसरा कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है। यहाँ पे यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। वैशेषिक दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, यहाँ तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखो ये कुछ जो दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे स्वीकार किया गया है या अस्वीकार नहीं किया गया, इसके बारे में हम लोग आर्ट एंड कल्चर की क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर वहाँ पे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्योंकि ये जो अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा दार्शनिक तत्वों पे आधारित है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर अभी पढ़ाएंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट कर लेंगे बस इस क्वेश्चन को। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा नहीं, ये ऑप्शन सी होगा आपका। दूसरा और तीसरा में से केवल एक सही है और कथन एक की व्याख्या कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन एक, अगला क्वेश्चन है कथन एक। इसमें कह रहा है कि न्याय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के क्रम में तार्किक विवेचन को प्रमुख साधन के रूप में महत्व दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि न्याय दर्शन में क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्होंने कहा है भाई अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करना है तो अपने तर्क पर बल दीजिए, अपने तर्क के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो न्याय दर्शन में ऐसा कहा गया है, ठीक है। आगे कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि न्याय दर्शन के अनुसार केवल तार्किक और विश्लेषणात्मक चिंतन के माध्यम से प्राप्त यथार्थ ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि अपने केवल तर्क और विश्लेषण के आधार पर विश्लेषणात्मक चिंतन के आधार पर ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा इस ज्ञान के बल पर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि न्याय दर्शन में किसी प्रतिज्ञा की सत्यता की जांच के लिए अनुमान, श्रवण और उपमान जैसे साधनों के प्रयोग का उल्लेख किया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है और कथन दो और कथन तीन जो है दोनों कथन जो है कथन एक की व्याख्या कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि वेद जो है संस्कार विधि, ब्रह्मांडिकी और नैतिक आचरण को समाहित करते हुए एक समग्र विश्व दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि वेदों के अनुसार मानव जीवन और ब्रह्मांड एक समन्वित समग्र रूप है तथा इसमें मानव, प्रकृति और ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच सामंजस्य पर बल देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक वेद के साथ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद संबद्ध होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कथन दो और कथन तीन दोनों सही है, किंतु उनमें से केवल एक ही जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। अब केवल एक जो है कथन की व्याख्या कौन कर रहा है, तो कथन दो जो है कथन एक की व्याख्या कर रहा है केवल, ठीक है। चलो आगे देखो। अब हम लोग मुगल काल में लघु चित्रकला पे आ गए। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगल कालीन लघु चित्रकला एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हुई है जिसकी पहचान विशिष्ट विषय वस्तु और तकनीकों से होती है। आप लोग देखेंगे मुगल काल में लघु चित्रकला बनाए जाने लगे। लघु चित्रकला मतलब छोटे चित्र बनाए जाने लगे। इसके भी अपने कुछ मानदंड है लघु चित्रकला बनाने के, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे आर्ट एंड कल्चर की क्लास में। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या है कि इसकी अपनी कुछ विशिष्ट विषय वस्तु होती थी और कुछ तकनीक भी होते थे। अब दूसरा कह रहा है कि मुगल कालीन लघु चित्रों में दरबारी जीवन, ऐतिहासिक घटनाओं और शासक के गौरवान को प्रमुखता से दर्शाया गया है। अब देखो मुगल काल में जो चित्रकला बनाए जाते थे, जो चित्र बनाई जाती थी, वो ज़्यादातर दरबारी जीवन से संबंधित था। यानी दरबार में जैसे क्या है कि एक राजा जो है बैठा हुआ है सिंहासन पे और लोग जो हैं मंत्री वहाँ सभा हॉल में बैठे हुए हैं, तो इस तरह के चित्र बनाए जाते थे। एक कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से युद्ध लड़ते समय का चित्र बना रहा है, किसी शासक का स्पेशली चित्र बना रहा है, तो ये मुगल कालीन लघु चित्रकला की विशेषता है। जैसे अब तक क्या था कि चित्र बनाया जाता था तो भगवान पर आधारित या प्रकृति आधारित होता था। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दरबारी जीवन से संबंधित चित्र बनाए जाने लगे, शासकों के चित्र बनाए जाने लगे। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि मुगल कालीन चित्रकारों ने फारसी प्रकृतिवादी तत्वों को देशज कलात्मक परंपराओं और तकनीकी सूक्ष्मता के साथ संयोजित किया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसमें क्या है कि भाई देखो ये जो मुगल काल के शासक थे वो कुछ फारसी चित्र की जो विशेषताएं थी उसको यहाँ की
जो देशज यानी देसी जो चित्रकला की विशेषता थी, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, वो फारसी तकनीक का भी प्रयोग करते थे और देशी तकनीक का भी प्रयोग करते थे चित्र बनाने में। तो दोनों की विशेषता देखने को मिलती है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कथन 2 जो है, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है और दोनों कथन जो है कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। ओके, चलो आगे देखिए। कथन 1 है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की संरचना राग, ताल, स्वर जैसे तत्वों पर आधारित है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि राग किसी, अब कोई गाना गा रहा है तो उसमें आप लोग देखेंगे कि एक बेहतर राग का होना जरूरी है, बेहतर ताल का होना जरूरी है, एक अच्छे स्वर की जरूरत है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि राग किसी संगीत रचना का लयात्मक ढांचा प्रस्तुत करता है, जबकि ताल जो है रागात्मक संरचना का निर्माण करता है। तो ये तो गलत है। रागात्मक संरचना का निर्माण कौन करेगा? राग करेगा। ताल जो है लयात्मक ढांचा प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि स्वर और श्रुति समान अवधारणाएं हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीत में इन्हें परस्पर विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? गलत है। स्वर और श्रुति दोनों अलग अलग है, ये समान अवधारणाएं नहीं है। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो ना तो दो सही है, ना ही 3 सही है। और सच बताओ दोस्तों, ये राग एग्जैक्टली कैसे होता है, ताल एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में मुझे बहुत डिटेल में नहीं पता है। बस इतना पता है कि राग जो है रागात्मक संरचना का निर्माण करता है और ताल जो है एक लय प्रस्तुत करता है। इतना बस मुझे पता है। ये एग्जैक्टली लय क्या होता है, एग्जैक्टली राग क्या होता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है कि एक संगीत को किस तरह से एक रूप प्रदान करता है। मुझे शायद एक जो संगीतकार होते होंगे उनको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो हम लोग बस आर्ट एंड कल्चर में ये जानते हैं कि राग क्या है, एक रागात्मक संरचना का निर्माण करता है, ताल जो है लयात्मक ढांचा का निर्माण करता है। और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने बहुत डिटेल में इसको मेरी जानकारी मुझे नहीं है, तो इसलिए दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। केवल पहला स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला की बसोहली शैली की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं क्या हैं? तो बसौली शैली जो है, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो चित्रकारियाँ की गई है, कमल के आकार की आंखों वाली भावपूर्ण मुखाकृतियाँ तथा प्राथमिक रंगों का व्यापक प्रयोग किया गया है। ये बसौली शैली में क्या है कि जो चित्रकारियाँ की गई है उसमें आंखें जो है कमल के आकार की तरह बनाई गई हैं और काफ़ी भावपूर्ण जो चेहरे बनाए जाते थे, काफ़ी भावपूर्ण बनाए जाते थे कि लगता था कि अगर इंसान दुखी है तो उसके दुख जैसा उसके चेहरे पे दुख प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और जो रंग प्रयोग किए गए हैं वो प्राथमिक रंग प्रयोग किए गए, जैसे पीला, लाल, हरा। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बसौली वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है काले और लाल मृदभांड की संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि काले एवं लाल मृदभांड उत्तर में रोपड़ से लेकर दक्षिण में आदि चनलूर आदि आदि चनलूर तक एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पाए गए काले एवं लाल मृदभांड सामान्यतः चित्र रहित हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बहुत बेसिक सी बात कह रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है दक्कन में मंदिर स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि 7वीं शताब्दी के मध्य के उपरांत नागर एवं द्रविड़ दोनों परंपराओं से प्रभावित एक संकर शैली के रूप में बेसर शैली के मंदिर स्थापत्य का उदय हुआ। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। जो बेसर शैली है, आप लोगों ने देखा होगा कि बेसर शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट काल के दौरान पूर्णतः जीवंत चट्टानों को काटकर एक पूर्ण द्रविड़ मंदिर के रूप में किया गया है। तो देखो, जो एलोरा अभी आप लोगों ने पढ़ा कि एलोरा की गुफा क्या है, कई कालों के दौरान इसका निर्माण हुआ एलोरा की गुफा का। तो यहाँ पे पूर्ण जीवंत चट्टानों को काट कर बनाया गया ऐसा नहीं है, और राष्ट्रकूट काल के दौरान नहीं बनाया गया, मतलब अलग अलग शासकों के काल के दौरान बनाया गया है। और पूर्णतः जीवंत चट्टानों को काट करके, तो ये भी कुछ उसमें नेचुरली गुफा बने हुए थे पहले से ही। तो पूर्णतः जीवंत चट्टानों को यानी चट्टानों को काट करके पूरी तरीके से एलोरा गुफा बनाया गया, ये गलत है। ठीक है,
और ये द्रविड़ मंदिर के रूप में किया गया है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, ये सही है। तीसरा कह रहा है कि होयसल मंदिरों की विशेषता उनके तारांकित भूविन्यास व शील घड़ी का व्यापक प्रयोग है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 1 और 3। अगर आपको पता होता पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो एलिमिनेट हो जाता है, डायरेक्ट आपका आंसर ऑप्शन सी निकल करके आ जाता। ये कठपुतली से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो किसकी क्या विशेषताएं हैं ये दिया हुआ है, बताना है कि कितने युग्म इसमें सही सुमेलित हैं। तो कठपुतली के संदर्भ में बोला है कि कठपुतली में क्या है कि पैर का अभाव और चमकीले राजस्थानी परिधानों का प्रयोग होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। आप लोग देखेंगे इसमें पैर नहीं होते हैं, कुछ इस तरह के ऐसे घाघरा बना रहता है और ये गर्दन रहती है और ये हाथ रहता है, इसी हाथ को डोरी से बांधा रहता है, गर्दन को भी डोरी से कुछ बांधे रहते हैं, फिर इनको मूव किया जाता है अलग अलग तरह से। तो इसमें क्या है कि पैर का अभाव रहता है, चमकीले राजस्थानी परिधानों का प्रयोग होता है, जो वहाँ का परिधान है राजस्थान का, जो कपड़े होते हैं, जो उनका ट्रेडिशन है, जो उसको इस कठपुतली में पहना जाता है और उसको एक परफॉर्मेंस के तौर पे दिखाते हैं। तो यहाँ पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं रावण छाया। रावण छाया आप देखेंगे उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध है। इसमें हिरण की खाल का प्रयोग करके इसको बनाया जाता है। इसमें कह रहे हैं कि डोरियों द्वारा नियंत्रित होता है, ये डोरियों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। जोड़ों वाली चपटी चमड़े की कठपुतलियां होती है, इसमें जोड़ नहीं होते हैं, यही इसकी खासियत है कि डोरियों द्वारा नियंत्रित नहीं होते, ना ही जोड़ों वाली चपटी चमड़े की कठपुतली होती है। अब ये यूट्यूब पे आप लोग एक बार देख लेना, ये रावण छाया क्या है कि कुछ ये चमड़े का काट करके कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस पर लाइट फोकस करते हैं और तब ये सामने से कुछ अलग दिखता है। ठीक है, तो इसी को रावण छाया कहा जाता है। दूसरा गलत हो जाएगा। पावाकुथु, इसमें कह रहा है कथकली नृत्य शैली से प्रभावित है, दस्ताने वाली कठपुतली कला है ये। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा कह रहा है यमपुरी, बिना जोड़ के लकड़ी के एक ही टुकड़े से बनी छड़नुमा कठपुतलियां होती हैं। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। आप इसका पूरा सॉरी आप इस यूट्यूब पर या फिर गूगल पे इमेज देख लीजिएगा। जब तक आप इमेज नहीं देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर के कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि जब तक आप इमेज नहीं देखेंगे तब तक आपको सही चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो कितने सही हैं? केवल 3 सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुष्ठानिक नाट्य शैली, ये भी पूछता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। तो अंकीय नाट्य में क्या होता है? एक पंथ निरपेक्ष लोक रंगमंच जो ग्रामीण जीवन के रोमांचक विषयों को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत है, सही सुमेलित नहीं है। रासलीला में क्या होता है? कृष्ण और राधा की किशोरावस्था के प्रेम को दर्शाने वाला नाट्य नृत्य होता है। तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है भूता। भूता ये क्या है ना, ये आत्मा और पूर्वजों की इसमें पूजा की जाती है, खास करके ये कर्नाटका में होता है। इसमें कह रहा है कि शंकर देव द्वारा प्रस्तुत एक एकांकी वैष्णव नाटक है, तो ये गलत है। रमन, रमन के संदर्भ में इसमें क्या है? रमन के संदर्भ में, अच्छा ये तो गलत ही हो गया। रमन में क्या होता है कि इसमें मुखौटा पहना जाता है, इस नृत्य में मुखौटा पहना जाता है, मुखौटा पहन करके अनुष्ठानिक नृत्य किया जाता है, खास करके ये गढ़वाल क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो चौथा भी सही सुमेलित नहीं है, तीसरा पहला भी गलत था, केवल एक सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पता नहीं मुझे इतनी छींक क्यों आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न पूरा पाषाण काल के औजार के संग्रह में हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर, चॉपर शामिल है और औजार निर्माण के लिए क्वार्टजाइट सर्वाधिक प्रयुक्त कच्चा माल था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। आप लोग निम्न पूरा पाषाण काल देखेंगे तो इस दौरान इन लोग जो भी औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, वो काफ़ी बड़े होते थे, थोड़े बड़े होते थे, कुछ कुल्हाड़ी आकृति की, कुछ क्लीवर जैसी, कुछ चॉपर जैसी होती थी। ठीक है, और ये जो औजार बनाते थे ना, हमेशा ध्यान रखना ये क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करके बनाते थे। ठीक है, उस दौरान बहुत ज़्यादा पत्थर इधर उधर बिखरे रहते थे, तो उन्हीं का प्रयोग करके ये औजारों को बनाते थे। वो जो पत्थर होते थे वो क्वार्टजाइट पत्थर होते थे। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि मध्यपूरा पाषाण काल के औजार मुख्य रूप से पत्थर के टुकड़े से बने होते थे और मोटे दाने वाली चट्टानों से बारीक दाने वाली कच्ची सामग्रियों की ओर बदलाव आया।
अब आप लोग देखेंगे कि भाई मध्य पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। निम्न पूरा पाषाण काल से जब आप मध्य पूरा पाषाण काल में आएंगे तो धीरे धीरे समय के साथ इनके औजारों के प्रयोग में परिवर्तन आया। पहले ये बड़ा औजार बनाते थे, अब क्या करने लगे, ये छोटा औजार बनाने लगे। पहले भी ये बड़ा औजार ऐसे नॉर्मली प्रयोग करते थे, अब ये औजारों को थोड़ा छोटा किए और अब औजारों को ये घिसने लगे, घिस घिस करके थोड़ा सा शार्प बनाने लगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि मध्य पूरा पाषाण काल के औजार मुख्य रूप से पत्थर के टुकड़ों से बने होते थे और मोटे दाने वाली चट्टानों से बारीक दाने वाली कच्ची सामग्रियों की ओर ये बदलाव आया। तो यहाँ पे क्या है, आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है कि जो बारीक दाने वाली जो चट्टानें होती होंगी वो उससे ये हथियारों को बनाने लगे होंगे और काफी थोड़ा शार्प बनाने लगे। पहले ही उतना घिसते नहीं थे, अब क्या है किनारों को बहुत घिसने लगे जिससे कि ये मांस को छील सके, काट सके। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास लूंगी ना, अभी कुछ टाइम बाद में आपको एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास लूंगी तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन की है, तो आप समझ जाओगे आसानी से। तीसरा कह रहा है कि उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता सूक्ष्म सूक्ष्म पाषाणकालीन औजारों का होना है, जो मुख्य रूप से क्वार्ट्ज पर प्रत्यक्ष प्रहार तकनीक का उपयोग करके बनाए गए हैं। अब देखो ये प्रत्यक्ष प्रहार तकनीक का क्या मतलब है, कि मतलब ये पीट पीट के कूट कूट के बनाते होंगे। भाई पत्थर है, कोई मेटल थोड़ी ना है कि आप पीट पीट के कूट कूट के पतली चादर बना दोगे या शार्प बना दो। लोहा है तो उसको पीट पीट के नुकीला बना दोगे, खुरपी बना दोगे या फिर फरसा बना दोगे या चाकू बना दोगे, ऐसा तो नहीं। पत्थर है ना, पत्थर को अगर पीटोगे कूटोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो जो क्वार्ट्ज पत्थर होते थे ना, घिसा जाता है। अगर शार्प बनाना है पत्थरों को तो पत्थरों को घिसिए, ना कि उसको उस पर प्रहार करिए। तो यहाँ तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत बेसिक सी कॉन्सेप्ट थी, बस यहाँ पे क्या है कि अनजाने अनजाने में आप लोग कुछ पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग को सर्कल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे मैंने अभी यहाँ पे अगर ऐसे सर्कल नहीं किया होता तो आपको कुछ नहीं समझ में आता है कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, सही क्यों है। मैडम ने बस बता दिया, हाँ हो गया। तो मैंने बोला कि क्वार्ट्ज पत्थरों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। तो अब अगली बार जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप ढूंढोगे कि क्या क्वार्ट्ज शब्द लिखा है या दूसरे चट्टान का नाम लिखा है ना। तो जरूरी है यहाँ पे, जैसे मैंने प्रत्यक्ष प्रहार तकनीक लिखा तो आपका ध्यान इस पे जा रहा है, प्रत्यक्ष प्रहार तकनीक अच्छा वाकई होता क्या है। अगर मैं ऐसे नहीं लिखी होती तो आप समझ ही नहीं पाते कि ये स्टेटमेंट कहाँ पे गलती है इसमें। ठीक है, तो देखो उच्च पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, फिर उच्च मध्य पूरा पाषाण काल, और जब उच्च पूरा पाषाण काल में आते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो इन लोगों ने, मैंने आपको बताया कि बड़े औजार से फिर थोड़ा थोड़ा छोटे औजार बनाने लगे। पहले ये क्या बड़े औजार बनाते थे तो ज़्यादा दूर फेंक नहीं पाते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखेंगे आप उच्च पूरा पाषाण काल में आने लगे तो इन लोग छोटे औजार बनाने लगे। और जब मध्य पाषाण काल में आते हैं आप लोग तो इन लोग प्रहार तकनीक अपनाते हैं, मतलब फेंक करके तीर धनुष भाले ये सब औजार बनाने लगे, यानी कि प्रक्षेप तकनीक का प्रयोग किया इन्होंने। अभी इसके बारे में आपको एंशिएंट हिस्ट्री क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर ले जाओगे। तो तीसरा गलत है, पता होता है तीसरा गलत है तो आसानी से आप एलिमिनेट कर देते, पहला दूसरा आपको पढ़ना ही नहीं पड़ता, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाता। अगला है, भारत में मध्य पाषाण काल के लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मध्य पाषाण काल के आहार में पशु और वनस्पति दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित थे, जैसे कि जड़ें, कंद, फल और शहद। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। देखो पाषाण काल हो गया या फिर आप पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल में चाहो आप फिर पूरा पाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण काल में चाहो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल, या फिर आप मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल की बात करें, अब तक के जो ये समाज थे, अब तक के ये जो लोग थे, ये खाद्य संग्राहक थे। ये क्या थे, खाद्य संग्राहक, बस अपना पेट भरने के लिए अनाजों को, खाने पीने की चीजें इकट्ठा करते थे। अब तक ये उत्पादक नहीं थे, अब तक ये पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे। तो प्रकृति में इनको जो भी चीजें दिखती थी, जैसे कोई जानवर दिख गया तो जानवर को मार के खा जाना है, उनके मांस को खा जाना है। प्रकृति में कुछ फल फ्रूट दिखे, कुछ खाने वाली चीजें, जैसे फल लटका होगा पेड़ों में तो इन्होंने देखा होगा कि यार बड़े बड़े फल लगे हैं, बड़े बड़े मान लो सेब लटके हैं, पता नहीं उसमें सेब होगा नहीं होगा, एक एग्जाम्पल कि अमरूद लटका है ढेर सारे, चलो तोड़ के खा लेते। तो उनके सामने जो भी चीजें थी खाद्य पदार्थ, इनका प्रयोग करते थे, जैसे जड़ हो गया, कंद हो गया, फल हो गया, और शहद देखे होंगे, शहद भी होगा उसमें, तो शहद का भी प्रयोग करते थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ओके,
मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप उतने अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और उतना ही अच्छा आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो। दूसरा कह रहा है कि मध्य पाषाणी काल की शैल कला में शिकार, मत्स्यन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को चित्रित किया गया है, जो सामाजिक संगठन में बढ़ती स्थिरता का संकेत देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही कह रहा है कि आप देखेंगे कि इन लोग शिकार करते थे, मछली मारते थे और अन्य तरह की आर्थिक गति, जैसे अनाज इकट्ठा करते थे। अनाज इकट्ठा करने के लिए इनको बर्तन की जरूरत थी, जिन्होंने क्या किया, मृद भांड बनाना शुरू किया। मृद भांड पहले ऐसे ही हाथ से मिट्टी बना लेते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, तीन लोगों ने चाक का प्रयोग किया। चाक जैसे गोला गोला ऐसे घूमता रहता है, उसमें मिट्टी, जैसे कुम्हार लोग मिट्टी बनाते हैं जिस पर, उसी को चाक कहते हैं। तो इन्होंने चाक तकनीक का प्रयोग किया। धीरे धीरे कैसे अर्थव्यवस्था बढ़ी आगे, ये मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री क्लास में बहुत डिटेल बताऊंगी कैसे शुरुआत हुई अर्थव्यवस्था की। आगे चल करके इन्होंने कैसे अन्न का उत्पादन एक्स्ट्रा करने लगे। जब अन्न का उत्पादन एक्स्ट्रा करने लगे तो धीरे धीरे मौर्य पूर्व के काल के यानी वैदिक काल में धीरे धीरे कैसे एक व्यवस्था जनी, राजा कैसे बना, एक जनतंत्रात्मक व्यवस्था कैसी बनी, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगी। बस आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है। नौ पाषाण में काल में जाते हैं जब आप लोग, तो आप लोग देखेंगे कि अब इन लोग स्थायी रूप से एक जगह रहना शुरू कर देते हैं। मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में आप लोग देखेंगे कि मौसम बदलता है। पहले पूरे जगह बर्फ से ढका रहता था, हिमकाल था। जैसे जैसे मध्य पाषाण काल में आते हैं तो तापमान में बढ़ोतरी होती है, सारे बर्फ पिघलने लगते हैं। तो ये जो लोग होते हैं आदिवासी, ये फिर ये जो आदि मानव थे, ये बाहर निकलना शुरू किए गुफाओं से। तो बाहर निकलना शुरू किए, फिर धीरे धीरे नदियों के किनारे बसना शुरू किए और अपना एक स्थायी जीवन बसाना शुरू किए। तो मध्य पाषाण काल एक जलवायु परिवर्तन, जलवायु संक्रमण का काल था। फिर नव पाषाण काल तक आते आते देखेंगे इन लोग नदियों के किनारे बसने लगे, मछली पालन करने लगे, पशुपालन, प्रॉपर तरीके से खेती करने लगे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि नव पाषाण कालीन संस्कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि नव पाषाण कालीन संस्कृतियां पशुपालन और कृषि पर आधारित थी। इसमें पॉलिश युक्त पाषाण उपकरण और मृदभांडों का उपयोग होता था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जैसे कि हमने बोला कि मध्य पाषाण काल क्या था, एक जलवायु संक्रमण का काल था, ठीक है। पहले क्या था, इसके पहले के जो काल थे आप लोगों ने पाषाण काल पढ़ा, तो वो हिम काल था। जलवायु बहुत ठंडी थी। धीरे धीरे समय आया मध्य पाषाण काल में, तो जलवायु धीरे धीरे गर्म होने लगा और नव पाषाण काल तक आते थे नॉर्मल हो गया, तापमान ज्यादा होने लगी, वर्षा ज्यादा होने लगी। तो यहाँ पे क्या है कि पशुपालन और इन लोग का जीवन जो है स्थायी हो, कहीं ना कहीं की एक स्थायी जीवन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे लोग कृषि करना शुरू कर दिए, पशु पालने शुरू कर दिए, और जो औजार बनाते थे पत्थरों का उपकरण का, पत्थरों का औजार बनाते थे, वो पॉलिश करने लगे। तो पहला सही है। और मृद भांड भी बनाने लगे, क्योंकि भाई अब उत्पादन कर रहे हैं, अनाज रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो रखेंगे ही, इसके लिए ये बर्तन बनाने लगे। दूसरा कह रहा है कि पौधों को उगाना, जानवरों को पालतू बनाने से स्थायी या अर्धस्थायी बस्तियों का विकास हुआ। भाई अब ये पशु पालने लगे, अनाज उगाने लगे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये सब छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। या उस समय इनके पास ऐसा तो था नहीं ढाला वाला हो, गाड़ी वाड़ी हो, एकदम ट्रक व्रक हो कि एक जगह सामान लाद के दूसरी जगह चले गए। नहीं, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो जानवरों की वजह से और फिर क्योंकि अनाज भी इन लोग उगा रहे हैं, तो अब इतनी सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं ले जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये अर्धस्थायी बस्तियों का इन्होंने विकास किया है। एक जगह जहाँ रहने लगे वहाँ घास फूस का प्रयोग करके झोपड़ी बनाने लगे। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कि नवपाषाण काल में कृषि को अपनाने से शिकार, संग्रहण और मत्स्य जैसी गतिविधियों को पूर्णतः परित्याग कर दिया। ये तो भाई गलत है। नवपाषाण काल में कृषि को अपनाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि लोग जानवरों को मारना बंद कर दिए होंगे, शिकार करना एकदम शुद्ध शाकाहारी बन गए होंगे। इनको जो शिकार करने की प्रवृत्ति है वो अभी भी नवपाषाण काल में भी जारी रही और आज भी देख रहे हैं आप, ये शिकार करते हैं लोग, बस इसका तरीका अलग हो गया है, ठीक है। तो कृषि को अपनाने से शिकार और संग्रहण और मत्स्य जैसी गतिविधियों को पूर्णतः परित्याग किया, ये तो गलत है। आप अपने कॉन्सेप्ट से भी इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। चौथा कह रहा है कि नवपाषाण काल में उत्पन्न खाद्य अधिशेष ने जनसंख्या वृद्धि और शिल्प विशेषज्ञता को प्रोत्साहित किया और कांस्य युगों की प्रारंभिक नगरीय संस्कृतियों की नींव रखी। तो आप लोग देखेंगे कि नवपाषाण में क्या है कि कृषि का उत्पादन कृषि करने लगे, उत्पादन ये अधिक करने लगे। और क्योंकि जलवायु परिवर्तन का भी काल था, जलवायु में भी परिवर्तन आया, तो इससे न केवल अनाजों की उत्पत्ति हुई, अनाजों की उत्पत्ति के साथ साथ इनकी जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। भाई अनाज ज़्यादा उगा रहे हैं, तो ये
उनके जनसंख्या में वृद्धि हुई, तापमान में भी परिवर्तन हुआ, तो इससे बहुत कुछ चीज़ें बदलाव हुए, प्रजनन दर बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। अब जनसंख्या बढ़ी भाई तो और लोग और चीज़ों का उत्पादन करने लगे। इससे क्या हुआ कि शिल्प विशेषज्ञता को प्रोत्साहन मिला। कोई कोई सूत काटने लगा, तो कोई मछली मछली पकड़ने लगा, कोई पशु पालने लगा। तो क्या हुआ, इससे शिल्प विशेषज्ञता का प्रोत्साहन मिला। और आगे चल के आप लोग देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता आती है, तो कहीं ना कहीं ये जो कांस्य युग की प्रारंभिक नगरीय संस्कृतियों की नींव पड़ी कि सब कुछ पहले से था, धीरे धीरे यही चीज़ आगे चल करके बढ़ते बढ़ते इतना विकास हुआ कि फिर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कि ये जो ग्रामीण जीवन का शुरुआत हुआ, फिर आगे समय बढ़ते बढ़ते ये एक नगरीय संस्कृति का विकास हुआ। यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो पूछा है कि कितने सही हैं, तो काउंट कर लो, 1 2 3, 3 सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा है, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें आज जो प्रेजेंट में आप इतनी व्यवस्थित तरीके से देख रहे हो, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के ही समझ में आएगा। ठीक है, तो मध्यपाषाणकालीन समाधान प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि महापाषाणकालीन समाधानों को सामान्यतः बहुपाषाण समाधानों और एकाश्म समाधानों में वर्गीकृत किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि जो समाधान है तो बहुत सारे पाषाणों को प्रयोग करके समाधान बनाए जाते थे, तो कुछ जगहों पे केवल केवल एकाश्म समाधानों का भी प्रयोग हुआ है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि महापाषाणकालीन समाधानों में पालतू जानवरों जैसे भेड़, बकरी, मवेशी की अस्थियां नहीं पाई गई हैं, तो ये तो गलत है। आप देखेंगे कि चाहे आप हड़प्पा की देख लो, हड़प्पा काल में, तो वहाँ पे भी आप देखें कि जो भी इंसानों को दफनाया जाता था, साथ में कुछ चीज़ें रखी जाती थी, उनकी पसंद की चीज़ें। तो ये तो ऐसा नहीं था कि जानवरों की अस्थियां नहीं पाई गई हैं, तो पाई गई हैं। दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। लगातार बोलते बोलते मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हैं कि पढ़ते पढ़ते मेरा तो गलत सूख जा रहा है। अगला है हड़प्पा सभ्यता में निर्माण पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हड़प्पा कालीन संरचनाओं में प्रयुक्त पकी हुई ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मानकीकृत अनुपात 4:2:1 था। तो बताइए कि क्या स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही है। आप लोग देखेंगे हड़प्पा काल की जो ईंटें थी एक फिक्स अनुपात में बनी हुई थी, इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है एक 4:2:1 के अनुपात में थी। तो यहाँ पहला सही है। दूसरा कह रहा है मानकीकृत आयामों वाली पकी हुई ईंटों का प्रयोग धार्मिक संरचनाओं तक ही सीमित था, घरेलू निर्माण में यह सामान्य नहीं था। ये तो गलत है। सड़कें बनी हुई हैं, नालियाँ बनी हुई हैं सीवर की, अन्नागार, स्नानागार, ये सारी चीज़ें बनी हुई, लोगों के घर भी जो है ईंटों के बने हुए हैं। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि घरेलू निर्माण में यह सामान्य नहीं था, ये तो गलत है। दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की जल निकास प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर बताइएगा। हड़प्पा कालीन मुहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पशुपति मुहर में पालथी मारकर बैठे एक मानव की आकृति को दर्शाया गया है, जिसके चारों ओर सिंह, बाघ, गैंडा, बैल, मृग जैसी पशु आकृतियां हैं। देखो सिंह नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। बाघ है, गैंडा है, बैल है, हिरण, मृग को हिरण कहा जाता है, ठीक है, हिरण को मृग कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। हाथी है, गैंडा है, बाघ है, बैल है और हिरण है, इतना ध्यान रखिएगा, सिंह नहीं है। दूसरा है विनिमय और व्यापार में उपयोग के अतिरिक्त हड़प्पाकालीन मुहरें जो है बाजूबंद या व्यक्तिगत पहचान चिन्ह के रूप में भी प्रयुक्त होती थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। ये जो मुहरें थी, मुहरों का क्या क्या प्रयोग था। मुहरों का प्रयोग इन लोग ऐसे अनुमान लगाया गया है इतिहासकारों द्वारा कि ये जो मुहरें हैं, इन मुहरों का प्रयोग जो है इन लोग विनिमय और व्यापार के लिए करते होंगे, और शायद ये बाजू में बांधते थे, तो बाजूबंद या तो फैशन के तौर पे बाजू में बांधते होंगे, या तो फिर अपने व्यक्तिगत पहचान चिन्ह के तौर पे इसका प्रयोग करते होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में पश्चिमी भाग में ऊंचाई पर निर्मित एक दुर्ग और पूर्वी भाग में मुख्यतः आवासीय प्रयोजनों के लिए निचले नगर का विभाजन दिखाई देता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में आप लोग देखेंगे कि ये जो यहाँ पे जो दुर्ग वर्ग बने हैं, आप लोग देखेंगे कि पश्चिमी भाग पर ऐसे ऊंचाइयों पर जो है दुर्ग वर्ग बने हुए हैं, और पूर्वी भाग पर यहाँ पे समझ लो कि बड़े लोग रहते थे, अमीर लोग। और इधर जो है पूर्वी किनारे पर जो कि निचला हिस्सा था, इस निचले हिस्से पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे सामान लोग रहते थे, आम लोग रहते थे अपना घर वर बना करके। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ये चीजें मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर की क्लास में सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बना करके बताया हुआ है। दूसरा कह रहा है कि सभी हड़प्पाई बस्तियों में उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में विस्तारित सड़कों के साथ एक समान ग्रिड आकृति का अनुसरण किया गया है, जो एकल चरणीय और समरूप निर्माण को दर्शाता है। देखो यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिया जाता है कि आप किस तरह से सोच पा रहे हो, किस तरह से समझ पा रहे हो, आपकी आई कैच कर पा रही है, नहीं कर पा रही है पॉइंट्स को। तो देखो यहाँ तक तो सही है कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। एक ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया है सड़कों को बनाने में। लेकिन ये एकल चरणी है, क्या एक ही चरण में ये सारी चीजें बनी होंगी? नहीं ना, एक चरण में इतनी सारी चीजें विकास कर जाना पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ इन्होंने परिवर्तन किया होगा, तब आज हम जा करके देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ की हड़प्पाई व्यवस्था कितनी विकसित है। तो एकल चरणी नहीं, बहुचरणीय कई सारे चरणों में ये विकास हुआ होगा। और समरूप निर्माण को दर्शाता तो नहीं, सभी जगह एक जैसा समान एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होगा, तो ये गलत है। दूसरा, तीसरा कह रहा है कि लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से इस अर्थ में भिन्न था कि वहां दुर्ग एवं निम्न नगर में आंतरिक विभाजन नहीं था। लोथल में क्या है, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या थे, ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है पूरे हड़प्पा की राजधानी, जुड़वा राजधानी मानी जाती है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आप लोग देखेंगे कि बड़े बड़े दुर्ग थे, बड़े बड़े भवन थे। तो लोथल के संदर्भ में बात करें तो ये, क्योंकि यहाँ पे ये पोर्ट था ये, ठीक है। तो लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से इस अर्थ में भिन्न था कि वहाँ दुर्ग या निम्न नगर में आंतरिक विभाजन नहीं था। कोई आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या ऊंचाई पे दुर्ग थे, नीचले वाले हिस्से पे आम लोग रहते थे। लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था। वहाँ ईंटों से निर्मित एक जलाशय पाया गया, जिसकी गोदीबाड़ा के रूप में पहचान हुई है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। दूसरा आपका गलत था, तो यहाँ से तो ये एलिमिनेट हो गया, केवल एक बच रहा है। तो जब भी केवल एक और दो स्टेटमेंट बचे तो ज़्यादातर आप अधिक वाले स्टेटमेंट के पास आया करिए। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि धौलावीरा कच्छ के रण में स्थित एक द्वीप पर अवस्थित नगर है, जिसके भवनों का निर्माण मुख्यतः ईंटों के स्थान पर स्थानीय रूप से उपलब्ध बलुआ पत्थर से किया गया है। ठीक है, तो बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पे जो भवन बनाए गए हैं, जो घर वर बनाए गए हैं, वो ईंटों के स्थान पर बलुआ पत्थर का प्रयोग करके किया गया है। गुजरात के कच्छ के रण में है, तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ साइड जो है चट्टान वट्टान ज्यादा होंगे। ठीक है, चट्टान वट्टान थोड़े ज्यादा होंगे, बलुआ पत्थर ज्यादा होगा, तो बलुआ पत्थरों का ही प्रयोग करके किया गया है। अब मिट्टी होती प्रॉपर, जैसे इधर साइड क्या है कि पश्चिमी यूपी साइड या फिर राजस्थान उधर साइड, तो यहाँ पे ईंटों को बना करके लोग बनाते थे घर वर। पंजाब साइड हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चट्टान बलुआ पत्थर ऑलरेडी उपस्थित था, तो इसी का प्रयोग करके ये मकान बनाया। तो यहाँ रटना नहीं है, आपको सारी चीजें समझनी है। जब आप लॉजिक लगाने लगोगे तो आपका आंसर सही आने लगेगा। ठीक है, और यही लॉजिक आपको सारे टॉपिक्स को कोरिलेट करना सिखाएगा, और एग्जैक्ट आंसर आप तब चुन पाओगे जब आप लॉजिक लगाओगे। अगला है, अधिकांश हड़प्पा नगरों के विपरीत धौलावीरा की नगर योजना 3 विशिष्ट भागों में विभाजित थी: नगर, दुर्ग परिसर, मध्य नगर और निचला नगर। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे नगर योजना जो है 3 भागों में विभाजित थी: नगर, दुर्ग परिसर, मध्य नगर और निचला नगर। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि धौलावीरा में जल प्रबंधन मुख्यतः कुओं पर आधारित था। आप लोग देखेंगे धौलावीरा जो है
अपने जल प्रबंधन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अक्सर ये पीसीएस में एज ए स्टेटमेंट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ देता है। धौलावीरा से याद कैसे करना है आपको कि ये जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। तो धौला से मतलब धुलना है, हाथ धुलना है, ठीक है। धौला मतलब हाथ धुलना है। जहाँ हाथ कहाँ धुला जाएगा, जहाँ पानी होगा, जहाँ पानी व्यवस्थित तरीके अच्छे से पानी आपको उपलब्ध होगा। तो धौलावीरा से आप देखेंगे यहाँ जल प्रबंधन प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आगे देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये कुओं पर आधारित है। कुओं पर नहीं आधारित है बल्कि बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे, ठीक है। शैलकृत जलाशय यहाँ पे कह रहा है आगे कि वहाँ व्यापक स्तर पर शैलकृत जलाशय नहीं पाए गए हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे व्यापक तरीके का कई सारे शैलों से बने शैलकृत जलाशय पाए गए हैं, तो तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगर आपको पता होता कि तीसरा गलत है, धौलावीरा जो है जल प्रबंधन प्रणाली के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो तीसरा गलत मान लेते हो और पहला स्टेटमेंट आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता। अगला देखिए, निम्नलिखित साक्ष्यों में से कितने लोथल से संबंधित हैं। लोथल में आपको देखो ज्वारी गोदीबाड़ा देखने को मिलेगा, मन का निर्माण कार्यशाला देखने को मिलेगा, युग्म समाधान देखने को मिलेगा, चावल के साक्ष्य देखने को मिलेंगे, अग्नि उपासना के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आज पता नहीं इतने लंबे लंबे क्वेश्चन पढ़ पढ़ के मेरी जुबान लड़खड़ा रही है जैसे। थोड़ा सांस ले लो, तब तक आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, मैं पानी पी लेती हूँ। अगला है कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि प्रारंभिक हड़प्पा काल का एक जुता हुआ खेत जिसमें एक दूसरे को काटती हुई हल रेखाएं पाई गई हैं, एक साथ दो फसलों की खेती के लिए जाने की प्रथा को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। आप लोग देखेंगे कि कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है, ठीक है। यहाँ पे हल्की रेखाएं पाई गई है, तो इतिहासकारों का ये मानना है कि यहाँ पे में भी एक साथ दो फसलों की खेती की जाती होगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि कालीबंगा से प्रतीकात्मक शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनमें मृद भांड पाए गए हैं, किंतु मानव अस्थियों के अवशेष नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यहाँ पे मानव अस्थियों के अवशेष नहीं मिले, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन 1, प्रारंभिक वैदिक काल में मुखिया राजा की शक्तियां सीमित थी, पूर्णतः निरंकुश नहीं थी। देखो, जब मैं आप लोग आर्ट एंड कल्चर क्लास में ऐसे ये चीजें इतनी अच्छे से समझाऊंगी ना कि आप एकदम नाचने लगोगे। पता है क्या कि वैदिक काल में जब आप आते हैं, वैदिक काल तक आते आते आपको देखने को मिलेगा कि लोग पशुपालन, वैदिक काल में तो वैसे उनका प्राथमिक व्यवसाय जो है पशुपालन था। ये जो वैदिक काल में लोग थे ना, वो कबीले के रूप में रहते थे, सबके अपने अलग अलग कबीले थे। जैसे हम लोग ये कह सकते कि गांव, सबके अपने अलग अलग गांव थे। उस समय क्योंकि पशुपालन मुख्य व्यवसाय था और मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तो इस समय गायों की बड़ी महत्व होती थी। गाय जो है समझ लो एक संपत्ति, धन माना जाता था गाय को। और गाय जब जिस चीज को आप सबसे जिसको आप सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे, समाज में जिस चीज की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी चोरी होने की संभावना भी ज्यादा होती। तो समय क्या था कि कबीलों में गाय को संपत्ति मानी जाती थी। तो अब भाई कोई एक कबीला आया, दूसरे कबीले की गाय को चोरी कर लिया, दूसरा कबीला आया इस तीसरे गाय की चोरी कर ली। तो ऐसे में क्या होता था कि गाय की सुरक्षा और एक पूरे कबीले की सुरक्षा के लिए कम से कम कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो इन सब चीजों की प्रॉपर देख रेख करे। कोई चोरी कर रहा है तो उसको सजा दे, है उसको फटकार लगाए, इस पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करे। तो इन कबीले में रहने वाले लोगों को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी। यानी कबीले में कई सारे लोग रह रहे हैं, तो भाई सब ये सारा काम तो नहीं कर सकते हैं, सबकी अपने अपने जीवन है। किसी को पशु पालना है, किसी को खेती करनी है, किसी को सूत काटना है, तो बहुत सारे काम थे सभी को। ऐसे में क्या हुआ कि इस कबीले के लोगों ने एक ऐसे इंसान को चुना जो योग्य है, जो अच्छे से नेतृत्व कर पा रहा है, लोगों को कंट्रोल कर पा रहा है, अच्छे से निर्णय ले पा रहा है। तो ऐसे ही किसी एक इंसान को सरदार नियुक्त कर दिया। ऐसे ही किसी एक इंसान को सरदार या तो कहें तो राजा बना दिए। और इसी में
राजा बना दिया। अब ऐसा थोड़ी नहीं था कि कोई एक दो लोग किसी एक इंसान को राजा बना दिया, नहीं, इसमें होती थी सभा, ठीक है, समिति, विदत, ऐसे कई तीन चार संगठन थे, चार संस्था थी जो राजा को चुनने का काम करती थी, राजा को कंट्रोल करने का काम करती थी। सभा में क्या होता था कि बड़े लोग रहते थे, इसमें बुजुर्ग लोग रहते थे। समिति में कई सब लोग रहते थे, महिलाएं भी रहती थी, बुजुर्ग, युवा सभी रहते थे। और ये समिति जो है सरदार को चुनती थी, राजा को चुनती थी, ठीक है। तो इस समय जो है राजा ना, इस समय जो है राजा, क्योंकि राजा को लोग चुन रहे थे, मुखिया मुखिया बनाया किसी सब लोगों ने मिलकर राजा को। तो राजा को ऐसा थोड़ी था कि अपने उसके पास सब पावर थी, राजा के पास कुछ भी पावर नहीं थी। राजा के पास सेना नहीं था। जब बाहर भाई अगर मान लो दूसरे कबीले के लोग इस कबीले पे हमला कर रहे हैं, गाय चोरी कर रहे हैं, तो अकेले ये राजा थोड़ी ना सब कुछ कर लेगा, कबीले के लोग इसकी मदद करते थे। तो भाई जब आप ही हो, अगर आपको अगर अकेले सब कुछ लड़ना होता ना, बिल्कुल नहीं लड़ पाओगे, इतना आपको पता है। लेकिन आपको कई लोगों को अपने आसपास के लोगों से मदद लेनी है, मदद लेकर के अच्छा नेतृत्व करके आप अपने पूरे क्षेत्र की रक्षा कर रहे हो और चोरी होने से बचा रहे हो। तो आप अकेले अपने दम पे नहीं कर रहे हो, बल्कि सबकी हेल्प के जरिए कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा कि राजा ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा, ठीक है, राजा ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा। इस समय क्या थी, राजा की शक्तियां सीमित थी, क्योंकि लोगों से हेल्प ले रहा है। कबीले ही जो है ये सेना के रूप में, लड़ाकू दल के रूप में आगे बढ़ जाते थे लड़ने के लिए। तो इस समय राजा के पास ज्यादा शक्तियां नहीं थी, इनके पास शक्तियां सीमित थी। और ये जो समिति होती थी ना, समिति सलाह देती थी राजा को कि तुम्हें कैसा काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। राजा अपने मन से कोई भी निर्णय नहीं लेता था, इसके लिए इसको समिति से पूछनी पड़ती थी। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट सही है कि पूर्णतः निरंकुश नहीं हुआ। समय के साथ साथ धीरे धीरे वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आप आते हैं, फिर पूर्व मौर्य काल, धीरे धीरे कैसे राजा निरंकुश हो गया, इसके बारे में हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में बताएंगे, बहुत ही डिटेल में, इतने अच्छे से समझाएंगे कि आपको लगे कि वाकई हाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेंस के लिए भी आप अच्छे से लिख पाओगे, फिर आपका चाहे जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन देगा आप कर ले जाओगे। फिर आगे कह रहे सभा और समिति जैसी जनजातीय सभाएं थी, राजनीतिक, न्यायिक और धार्मिक और सैन्य विषयों पर विचार विमर्श करती थी, जिनमें युद्ध और लूट का वितरण भी शामिल है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, अभी मैंने आपको बताया। तीसरा कह रहा है कि सभा और समिति शासन तथा राजा के चयन की प्रक्रियाओं में भी भूमिका निभाती थी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। जो समिति थी ना, ये राजा को चुनने का काम करती थी, एक तरह से कहें तो ये लोकसभा का काम करती थी, और ये जो सभा था ये राज्यसभा का काम करता था। कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा जो आज हम लोग इतने व्यापक स्तर पे देख रहे हैं, इसकी शुरुआत समझ लो आप यहीं से हुई। मैं आपको आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री क्लास में ये बताऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा कि आज हम लोग जो इतने व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें देख रहे हैं, वो इतिहास में इसकी शुरुआत कैसे हुई। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी और अंतरजातीय संघर्ष प्रायः पशुओं की हरण और उनकी चोरी से जुड़े होते थे। जैसे कि अभी हमने बताया कि ऋग्वैदिक काल क्या था, मुख्यतः ये इनकी प्राथमिक व्यवस्था इनका प्राथमिक व्यवसाय जो है पशुपालन था। आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे, ऋग्वैदिक देखो वैदिक काल को दो पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग, दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। स्टार्टिंग वाले भाग को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं और बाद वाले काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में प्राथमिक व्यवसाय पशुपालन रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोहे का आविष्कार हो गया। इस लोहे के आविष्कार ने बहुत कुछ बदल दिया, समझ लो एक इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। बहुत विकास हुआ इस लोहे के आविष्कार से, और इस विकास से बहुत कुछ बदलाव हुआ पूरे राजनीतिक तंत्र में। लोहे का आविष्कार जब हुआ, लोहे का विकास जब हुआ, तो इससे क्या हुआ कि तरह तरह के औजार बनाने लगे, क्योंकि ये भाई लोहा जो था थोड़ा कठोर था, अब तक के जो ये औजार बनाते थे थोड़ा लचीला होता था। इस लोहे के औजार से ही गंगा घाटी के क्षेत्र जो जंगल थे इनको काटना शुरू किया, काट करके यहाँ पे, क्योंकि भाई ये गंगा और गंगा के दोआब वाला क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र जो है ये काफी उपजाऊ मृदा है, यहाँ की मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ है।
तो इन्होंने यहाँ के जंगलों को काटा, साफ किया और यहाँ पे खेती की। अब खेती की तो बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगा, अतिशेष उत्पादन होने लगा। तो इस अधिशेष उत्पादन से व्यापार, एक श्रेणी व्यवस्था का विकास हुआ। इस श्रेणी व्यवस्था से बैंकिंग सिस्टम आया कि सूद पर यानी सूद पर ऋण लेकर के आप लोग वहाँ के लोग जो है व्यापार वापस करने लगे। इससे तरह तरह के शिल्प का विकास हुआ। ठीक है, फिर लोगों से टैक्स लिया जाने लगा। फिर यहाँ पे राजा की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी क्योंकि राजा के पास धन आने लगा। तो ये बहुत आगे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो यहाँ पे देखो, तो पशुपालन पर आधारित ही अंतरजातीय संघर्ष प्राय, क्योंकि हमने बोला कि आपको कि पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, तो यहाँ पे पशुओं की बहुत महत्व थी, तो पशुओं की ही चोरी होती थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में मजदूरी आधारित श्रम या विकसित बाजार प्रणाली का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। ये तो गलत है ना। ऐसा नहीं कि हाँ मजदूरी आधारित श्रम नहीं हुआ होगा या विकसित बाजार प्रणाली का कोई, भाई पशु मुख्य व्यवसाय था इनका पशुपालन, तो पशु जो है धन के रूप में प्रयोग होता था। अगर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता धन, तो ये पशु गाय इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, तो चोरी नहीं करते लोग। और चोरी का क्या पता, ये खरीद बिक्री करते होंगे। और जो अनाज उपताते होंगे, तो यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली तो होगी ही होगी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। एक इंसान सारी चीजों की खेती नहीं करता होगा, ऐसा तो था नहीं किसी पशु पर ही ये जिंदा थे कि दूध पी करके जिंदा है। खेती भी ये लोग करते थे। नवपाषाण काल में कृषि शुरू हुई थी प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कृषि होती थी, तो वहाँ पे वस्तु विनिमय थी। तो दूसरा गलत है। ठीक है। तीसरा है कि ऋग्वैदिक काल में आर्थिक असमानता को वंशानुगत राजशाही और एक कठोर जाति व्यवस्था के माध्यम से संस्थागत रूप दिया था। ये इस काल में नहीं हुआ था मेरे बच्चे। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक असमानता को, देखो राजा का पद वंशानुगत कैसे हुआ, ये ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ, उत्तर वैदिक काल में जाकर के हुआ। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखो यहाँ पे दूसरा जो मैंने बोला है कि मजदूरी आधारित श्रम या विकसित बाजार प्रणाली का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। देखो इस तरह का कोई प्रमाण तो एग्जैक्टली सच में नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन ये व्यवस्था जो वस्तु विनिमय थी ये थी। ठीक है, लेकिन हम इस बेसिस पे इस स्टेटमेंट को सही नहीं मानेंगे, तो इसलिए एग्जाम में आप ये गलती मत करना। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है कि विकसित बाजार प्रणाली का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। ये बात सही है कि कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, तो दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो पहला दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठान जटिल और विशिष्ट हो गए और उन्होंने शासकों और ब्राह्मणों के भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रभुत्व को सुदृढ़ किया। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अब देखेंगे जैसे वैदिक काल में क्या था, लोगों का जीवन बहुत सरल था। इस समय धर्म जो है, जो धार्मिक अनुष्ठान थे, ये जो कर्म कांड थे, इतना ज़्यादा प्रबल नहीं था, इतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं था। धर्म जो है बहुत सरल था। लोग प्रकृति की पूजा कर लेते थे कि भगवान हमारे अनाज का उत्पादन करिए, उत्पादन बढ़ाइए। या फिर बारिश होती थी तो भगवान में भी वो प्रार्थना करते होंगे कि वर्षा मत हो, हमारा फसल खराब हो जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि बलि दीजिए तो यज्ञ करिए, इस विधि से यज्ञ करना है, ऐसे प्रार्थना करनी है। तो ये इतना प्रभावशाली नहीं था, इतना ज़्यादा इसका अंधाधुंध प्रयोग नहीं होता था धर्म का। तो वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में धर्म बहुत सरल था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उत्तर वैदिक काल जैसे जैसे आए, तो राजा जो है ना, हमने बताया कि राजा जो है ना, सबका कर्मकांड राजा और पुरोहित का था। क्योंकि राजा अपने आप को, क्योंकि स्टार्टिंग में जब किसी को चुना गया तो वह लोगों के अनुसार काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी लालच बढ़ी। ये सोचा कि भाई अब हमें अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। और शक्ति कैसे बढ़ाएगी, तो सब शक्ति बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार इसने प्रयोग किया धर्म का, भगवान के नाम पे कि, और इसका हेल्प किया पुरोहित ने। राजा जो है, क्योंकि राजा को पहले बलि दिए जाती थे। बलि का मतलब होता था कर, एक तरह का उपहार। ठीक है, राजा को पहले उपहार दिया जाता था जिसको बलि कहा जाता था। ये जो बलि है अनिवार्य नहीं था, लोगों की मर्जी आती थी तो राजा को दे देते कि भैया ये हमारे कबीले की पूरी रक्षा करता है, हमारे गायों की सुरक्षा करता है, चोरी होने से बचाता है, तो इसको कुछ उपहार के तौर पे दे दिया जाए। तो राजा की लालच बढ़ती गई धीरे धीरे। तो जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो ये जो बलि था, जो उपहार था, एक तरह के कर में बदल गया।
अब ये फिक्स कर दिया कि तुम लोगों को देना ही देना है, तभी मैं तुम्हारी सुरक्षा करोगे, नहीं तो नहीं करूंगा। और ये अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया कि पुरोहित पुरोहित जो होते थे ये राजा की मदद करने के लिए होते थे, मंत्री होते थे। तो इन्होंने पुरोहित राजा जो है पुरोहित को, क्योंकि इसके पास धन आ रहा है, राजा के पास उपहार आ रहे हैं ढेर सारे, तो इस उपहार का प्रयोग राजा पुरोहित को देने लगा। लालच है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा देते रहो तो ये हमारा प्रचार करेगा। तो पुरोहित जो होता था ना ये प्रचार करने का काम करता था। तो पुरोहित कहता था कि ये जो राजा है वो भगवान का रूप है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, इनकी इज्जत करो, इनकी बातें मानो, वन बातें नहीं मानोगे तो भगवान पाप देगा। इस तरह से इसको धर्म के रूप में जोड़ा। और राजा क्या किया फिर, अब इस चीज को दिखाने के लिए राजा यज्ञ करने लगा, तरह तरह के कर्म कांड करने लगा, खुद को बहुत ज्यादा वर्चस्वशाली दिखाने के लिए, मजबूत दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा और पुरोहित दोनों मिली भगत थे, दोनों के बीच गठजोड़ थी। तो इससे में क्या हुआ कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा कर्मकांड को बढ़ावा दिया। राजा अपने आप को लोगों से अलग दिखाने के लिए, लोगों से ये मनाने के लिए, लोगों के अंदर ये चीज डालने के लिए कि हाँ हम भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो कर्मकांड में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, इससे बलि बढ़ी, जानवरों की बलि चढ़ाई जाने लगी। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है। जानवर की बलि चढ़ाने, उसमें तो ट्रैक्टर था नहीं, तो बलि चढ़ाने लगे इन लोग ज्यादा ज्यादा। तो इससे क्या हुआ कि खेती पर इसका बहुत असर पड़ा। आगे चल करके ही देखेंगे आप लोग, इसका विरोध करने के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म आता है। ठीक है, चलो अब हम लोग फाइनल एग्जैक्टली हम लोग स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठान जटिल और विशिष्ट हो गए। क्यों जटिल हुआ, क्यों विशिष्ट हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। राजा और पुरोहित की मिली भगत की वजह से। राजा अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहता था और पुरोहित को उसके बदले में पैसा, उसके बदले में उसको क्या मिलता था, धन दौलत मिलती थी, अनाज मिलता था। तो उसको उसमें फायदा था, और पुरोहित को धन मिल रहा है, राजा को शक्ति मिल रही है। तो आगे कह रहा है कि और उन्होंने शासकों और ब्राह्मणों के भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रभुत्व को बढ़ावा दिया। तो पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा, पहला स्टेटमेंट सही। इससे ही क्या हुआ, ब्राह्मण और ज्यादा मजबूत होते गए। दूसरा कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में भूमि का स्वतंत्र रूप से क्रय विक्रय होता था तथा भूमि पर व्यक्ति का स्वामित्व दृढ़ रूप से स्थापित हो गया। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे इतना ज्यादा भूमि का भी क्रय विक्रय नहीं हो रहा था भूमि पे, बल्कि लोगों से कर लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्रय विक्रय का प्रथा शुरू नहीं हुई थी। अभी लोग जो है भूमि पर कब्जा करने की सोचते थे। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। आगे देखिए, उपयुक्त में से कितने महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में अवस्थित है। कितने महाजनपद है जो वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में अवस्थित है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, केवल दो ही क्षेत्र, केवल दो ही महाजनपद है। कौन, गांधार और कम्बोज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कथन एक, क्वेश्चन नंबर 36। कथन एक कह रहे हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का प्राकृतिक तथा सामरिक लाभों के कारण एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय हुआ। अच्छा, आपने कभी सोचा कि मगध ही इतना शक्तिशाली क्यों बना, इसका क्या कारण था। तो मगध इतना शक्तिशाली, इतना समृद्ध क्यों बना, और इसी को लेकर के इतने ज्यादा शासक क्यों लड़े, इसके रीजन क्या था। इसका रीजन इसका प्राकृतिक और सामरिक लाभ। मगध में क्या था कि ये ऐसे क्षेत्र में था कि यहाँ पे कृषि अच्छा खासा होता था, और इसके पास में ही आप लोग देखेंगे छोटा नागपुर पठार के पास, यहाँ पे इसको जंगल से, यहाँ से हाथी मिल जाते थे, और यहाँ बगल में खान थी, तो खान से इसको बहुत सारे लोहे मेटल्स मिल जाते थे, जिससे कि ये प्रॉपर हथियार बना सकता था। इसके साथ ही और भी बहुत सारे मेटल्स मिलते थे जिसका ये व्यापार करता था। और क्योंकि ये इसकी जो राजधानी थी कुछ गंगा यमुना दोआब गंगा सोन पुनपुन जैसी नदियों के संगम पर स्थित था, और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर, तो ये क्या था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसकी जो अवस्थिति है ना, इसको बहुत स्ट्रांग बनाया मगध को। और मगध के जितने भी शासक बने वो भी काफी योग्य शासक थे कि अपने क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों को विजित करके अपने मगध साम्राज्य में मिलाया। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है। यही क्यों शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय हुआ इसका मगध, आप समझ गए होंगे। दूसरा कह रहा है कि मगध में उपजाऊ जलोढ़ मृदा, लौह संसाधनों और लकड़ी की उपलब्धता थी, जिससे कृषि अधिशेष और शस्त्रों के उत्पादन में सहायता मिली। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है राजगिरी, गंगा नदी के तट नहीं, राजगिरी जो है गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित थी,
इसकी जो दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो गंगा, सोन, पुनपुन जैसी नदियों के संगम पर स्थित थी। राजगृह जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो ये तीसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि दूसरा और तीसरा में से केवल एक सही है जो कथन है की सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं भूल जाती हूँ ये बोलना ही, वैसे आप लोग बहुत प्यारे हो, बिना कहे भी आप लोग कर देते हो। तो मौर्य काल के प्रशासनिक अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अधिकारी दिया है और कार्य दिया है। पहला कथन कह रहा है कर्मांतिक। कर्मांतिक जो होता था ना दोस्तों, ये उद्योगों का प्रभार होता था, इसी को कर्मांतिक कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह का, यूपीएससी में एक क्वेश्चन दे देता है अक्सर। और आगे कह रहा है कि अंतर्वशिक, राजा की सुरक्षा का प्रभार। राजा की सुरक्षा का प्रभार ये कौन सा अधिकारी क्या कहलाता था? ये अधिकारी अंतर्वशिक कहलाता था। तो दूसरा सही है। सन्निधाता, ये कोषाधार का प्रभार होता था। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। बंध नगराध्यक्ष, बंधन नगराध्यक्ष, ठीक है, बंद नगराध्यक्ष ये जो होता था कारागार की देखरेख करता था, न कि लोक सुरक्षा का प्रभार था इसके ऊपर। तो ये चौथा गलत हो जाएगा। कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? तो केवल 3 युग्म सही सम्मिलित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इक्ता एक राजस्व संबंधी कार्यभार था जिसे मुक्ति सुल्तान की इच्छा पर धारण करता था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इक्ता जो है एक राजस्व संबंधी कार्यभार था। इसमें मुक्ति सुल्तान, मुक्ति जो है, ये जो इक्ता है, इक्ता की जो है, इक्ता में मुक्ति होता था, इसी को ये जिम्मेदारी दी जाती थी इक्ता प्रणाली की। तो इसको चुना किससे ज्यादा था? सुल्तान की इच्छा पर ही ये धारण करता था। तो यहाँ पहले स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि मुक्ति का किसानों पर भूमि कर सुल्तान को दे अन्य करों के अलावा कोई अन्य व्यक्तिगत दावा नहीं था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि मुक्ति का क्या काम था? मुक्ति काम था भूमि कर वसूलना और सुल्तान को जो है एक प्रॉपर समय पर टैक्स देना। इसके अलावा इसको और कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी या काम नहीं दिया गया था कि लोगों का शोषण करे या फिर अन्य काम, बस इसका यही काम था। इसमें क्या होता है एकता प्रणाली में कि जो अधिकारी होते थे, सैन्य अधिकारी, इनको वेतन के बदले कुछ जमीन, कुछ टुकड़े दे दिए जाते थे, अलग अलग क्षेत्र दे दिए जाते थे। कहा जाता था कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, उस एक भूमि क्षेत्र दे दिया जाता था। मान लो ये गांव है तो ये गांव की जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि भैया तुम जो है अपने वेतन के बदले तुम यहाँ के लोगों से टैक्स लो, यहाँ के लोगों से टैक्स लो, इस टैक्स का कुछ पैसा हमें दो, मतलब राजा को दो, और कुछ जो है आप कुछ का प्रयोग जो है अपने पर्सनल खर्च के लिए, जैसे कि हथियारों, सेना को मरम्मत के लिए उस प्रयोग करो, ठीक है। और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी सेना का प्रयोग करूँगा, तब तुम्हें आना पड़ेगा लड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पहला और दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि इक्ता के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों में केवल राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी शामिल थी। यहाँ पे गलत है, सैन्य दायित्व भी था। राजस्व संग्रह करता ही था वो, लेकिन उसके बदले राजा को उसको सेना अपनी देना पड़ता था। तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि का अत्यधिक विकास हुआ। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान भटिंडा खालसा भूमि के अंतर्गत था। तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भी खालिसा भूमि का विस्तार हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खालिसा भूमि जो है इसके आकार में कमी आई थी। तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा पता होता, अच्छा नहीं, एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बस यहाँ पे सही सी स्टेटमेंट दिया होता तो ये 3 एलिमिनेट हो जाता, आपका आंसर निकल के आ जाता। खालसा भूमि क्या होता है? खालसा भूमि वह क्षेत्र था जिसका राजस्व जो है सीधे सुल्तान की कोष में जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ने इसको बढ़ाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने कम कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायांकर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत सैन्य प्रमुखों को नायक की उपाधि प्रदान की जाती थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। न्यायांकर व्यवस्था में क्या होता था? ये राजस्व संग्रह का काम करता था, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सैन्य प्रमुखों को नायक की उपाधि दी जाती थी और ये राजस्व इकट्ठा करता था, ठीक है। आगे कह रहा है कि न्यायांकर व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन जो है पुर्तगाली यात्री
फर्नाओ नुनीज ने किया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। अगला है मराठा शासन व्यवस्था में मिरजदार और उपरी से क्या तात्पर्य है। तो मिरजदार जो होता था ये स्थायी जोतदार हुआ करता था और उपरिस जो है ये अस्थायी जोतदार होता था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है मराठा प्रशासनिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मराठा प्रशासनिक तंत्र अद्वितीय था, इसमें विद्यमान कोई भी तत्व बाहर से नहीं लिया गया। ये तो गलत है। मराठा प्रशासनिक तंत्र अद्वितीय नहीं था, यूनिक नहीं था। इसमें कुछ ऐसे तत्व थे जो बाहर के लोगों से नकल किया हुआ था, ठीक है, बाहर के व्यवस्था को अडॉप्ट किया हुआ था। तो यहाँ पहला गलत है। दूसरा है कि अष्टप्रधानों को नकद वेतन के साथ साथ भूमि जागीरें भी प्रदान की जाती थी। तो देखो, अष्टप्रधानों को नकद वेतन दिया जाता था लेकिन भूमि जागीर प्रदान नहीं की जाती थी। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि मराठा शासन के उत्तरकाल में अष्टप्रधान का पद वंशानुगत हो गया था। तो ये बात सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन साम्राज्य दिया है, महत्वपूर्ण शासक और संस्थापक दिया है। यादव वंश, यादव वंश के संस्थापक कौन है? भिल्लम पंचम। काकतीय वंश के गणपति, होयसल के बल्लाल द्वितीय और पांड्य के जटावर्मन वीर। चारों ही सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है मुगलकालीन जागीर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो मुगलकालीन जागीर व्यवस्था, जागीर का प्रकार दिया है और विवरण दिया हुआ है। तनख्वाह, तनख्वाह में क्या होता था? मंसादारों को वेतन के बदले दी जाने वाली जागीर को ही तनख्वाह कहा जाता था। मशरूत, मशरूत में कुछ शर्तों के साथ दी जाने वाली जागीर को मशरूत कहा जाता था। तो ये पहला सही सुमेलित नहीं है। इनाम, इनाम में क्या? पद से स्वतंत्र बिना किसी सेवा दायित्व के दी जाने वाली जागीर को इनाम कहा जाता था। तो ये भी दिशा गलत है। वतन में क्या होता है? जमींदारों को अपने ही क्षेत्र जागीर के रूप में देना ही वतन कहलाता था। तो दो सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में भक्ति परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्ति के क्रम में ईश्वर के प्रति गहन भक्ति मार्ग पर बल दिया। तो आपको ध्यान होगा कि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद को प्रतिपादित किया था, ठीक है। और शंकराचार्य जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्होंने कहा कि भाई ज्ञान पर ध्यान दो। अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान मार्ग पर बल दो, ठीक है। और रामानुजाचार्य, आपको ध्यान होगा कि इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद की प्रतिपादित किया था, विशिष्ट द्वैतवाद को। और इनके अनुसार अगर मोक्ष प्राप्त करना है, रामानुजाचार्य ने कहा कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए आपको विष्णु जी की पूजा करिए, विष्णु जी की आराधना कीजिए, ठीक है। तो विष्णु जी के प्रति गहन भक्ति का भाव इन्होंने प्रस्तुत किया कि विष्णु जी के प्रति अपना भक्ति रखिए, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा कह रहा है वीर शैव मत के तहत सभी प्रकार की रूढ़ियों और तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल सी। अगला है नाथपंथियों, सिद्ध और योगियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी में। ये सारे आर्ट एंड कल्चर में आपको देखने को मिलेगा। जब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर की क्लास लूंगी तो ये इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। अगला पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वे भारत के उत्तरी भाग में लोकप्रिय थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि उनका मानना था कि निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि अकबर द्वारा मुगल राजनीति संरचना में चकला नामक प्रशासनिक इकाई की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, चकला नामक प्रशासनिक इकाई की शुरुआत जो है ये शाहजहां के शासनकाल में हुई थी। आपको ध्यान होगा शाहजहां के शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब आगे देखिए। तो मीर बख्शी का पद अकबर के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो ये गलत है। अकबर के शासनकाल में अस्तित्व में आया, हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़े बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़े। तो अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी का पद अस्तित्व में नहीं आया था, बल्कि दिल्ली सल्तनत के मीर अर्ज से विकसित हुआ है। यानी इसका विकास जो है, मीर बख्शी पद का विकास, ये दिल्ली सल्तनत में इसका विकास हुआ था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में। तो दूसरा गलत हो जाएगा।
तो बचा क्या, केवल 3। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी किसी प्रांत के सूबेदार की नियुक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से अकबर द्वारा की जाती थी। तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला कथन कह रहा है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में भूमि अनुदानों से भूमि अधिकारों में मौलिक परिवर्तन हुए। तो पहला सही है कि भूमि अनुदानों से भूमि अधिकारों में मौलिक परिवर्तन हुआ, ये बात सही है। दूसरा कह रहा है कि भूमि अनुदानों के माध्यम से भूमि पर मध्यस्थ अधिकारों का सृजन हुआ, जैसे जमींदारों का। ठीक है, तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भूमि अनुदानों ने भूमि पर सामुदायिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति के हाथों में अगर धीरे धीरे ये अधिकार जाएगा तो ऑब्वियसली कि सामुदायिक अधिकार खत्म होगा ही होगा। ठीक है, आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साहित्य लहरी संत दादू दयाल की रचना है? नहीं। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। ठीक है, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सभी किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि शंकर देव ने नाम घर स्थापित करने की प्रथा शुरू की थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कह रहा है कि मीराबाई जो है सूरदास की शिष्या थी। नहीं, मीराबाई जो है ना रविदास की शिष्या थी, संत रविदास। ठीक है, इनकी शिष्या थी। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। केवल एक स्टेटमेंट आपका सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वजीर के अधीन नागरिक एवं सैन्य शक्तियों के संयुक्त खतरे को पहचाना और अंततः वजीर की सैन्य शक्तियों को एक अलग सैन्य विभाग के अधीन कर दिया? ये ऐसा किसने किया? तो अब बलबन ने किया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए। आपको रटना नहीं है, बस हमेशा ये ध्यान रखना कि रटना नहीं, अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो रटो मत। ठीक है, समझ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप हर तरह के उसी टॉपिक से जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे। तो अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो, अपना इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट जितना अच्छा आप अपना कॉन्सेप्ट तैयार करोगे तो क्वेश्चन जैसा भी देगा, जितना भी टफ देगा, आप कर ले जाओगे। आप समझ लो क्वेश्चन को, आप समझना भी सीखो कि आप क्वेश्चन को ना समझो बस डायरेक्ट सोचो कि आंसर कर लें, तो नहीं हो पाएगा। तो हर क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, भले टेस्ट पेपर में कितना भी टाइम लगे, लेकिन उस पर अपना टाइम दो। यहाँ पे अगर आप समझ अपनी विकसित कर ली है तो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी अगर जितने भी बच्चों ने मेरी ये वीडियो पूरी 50 तक क्वेश्चन सभी इस पूरी वीडियो को देखा होगा, तो इससे वो सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं जाने होंगे, इससे ये भी समझे होंगे कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब आप रिवीजन करोगे तो आपकी ये सारी चीज़ें फटाफट याद हो जाएंगी, रिकॉल होंगी, क्वेश्चन करने की आपके अंदर क्षमता विकसित हुई होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।